हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा था मेरे भाई? अर्थमेटिक में मैंने पिछले क्लास में एलसीएम और एचसीएफ पूरी तरह से फाइनल कर दिया। ठीक है मेरे भाई, अब हमारा असली अर्थमेटिक शुरू होगा। ठीक है, असली अर्थमेटिक हमारा आज से शुरू होगा और आज मैं अर्थमेटिक में अपना नया चैप्टर परसेंटेज शुरू करूंगा, जिसको हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। अभी तक मैंने अर्थमेटिक में जो पोर्शन पढ़ा है, जैसे हमने अर्थमेटिक में पहला जो पोर्शन पढ़ा था वो नंबर सिस्टम का पढ़ा था, नंबर सिस्टम। फिर उसके बाद मैंने कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन पढ़ा। कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन के बाद मैंने सर्च और इंडिसेज पढ़ा। ठीक है, सर्च इंडिसेज के बाद मैंने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा। ठीक है मेरे भाई, लेकिन ये जो चारों चैप्टर है एक्चुअल में ये एडवांस मैथ का पोर्शन है। ठीक है, एडवांस मैथ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और अर्थमेटिक मैथ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अधिकतर मेरे भाई इसका जो इस्तेमाल है वो एडवांस मैथ में किया जाता है। ठीक है, इसको लोग एडवांस मैथ का पोर्शन मानता है। ठीक है मेरे भाई, हमारा जो ओरिजिनल अर्थमेटिक है वो अब शुरू होगा, जिसको परसेंटेज से शुरुआत करेंगे हम। परसेंटेज आएगा, फिर इसके बाद रेशियो आएगा, रेशियो के बाद टाइम एंड वर्क आएगा, फिर टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस आएगा, एवरेज आएगा। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन आएगा। ठीक है, ये सब जो हमारा चैप्टर बनता है ये असली हमारा अर्थमेटिक होता है। ठीक है, अभी जो मैंने पीछे जितना भी पढ़ा था अर्थमेटिक में, ठीक है, ये एक्चुअली एडवांस मैथ का पोर्शन है। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, तो हम लोग आज अपना नया चैप्टर प्रतिशत शुरू करते हैं। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा प्रतिशत को। ठीक है, बहुत ही डीपली पढ़ाऊंगा, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है मेरे भाई, चलो शुरू करते हैं। चलो मेरे भाई, चलो ध्यान से सुनना। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है परसेंटेज। परसेंटेज, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। हिंदी में इसको बोला जाता है प्रतिशतता। प्रतिशतता, हिंदी में इसको बोला जाता है प्रतिशत या प्रतिशतता भी बोलते हैं। प्रतिशत, प्रतिशतता। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्या होता है ये चैप्टर, ठीक है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो प्रतिशतता, इसको मेरे भाई, इसका जो सिंबल होता है, इसका जो सिंबल होता है, साइन होता है, साइन, इसका जो सिंबल होता है प्रतिशत का, वो मेरे भाई इस तरीके से दिखेगा। इस तरीके से इसका प्रतिशत का सिंबल होता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, प्रतिशत का सिंबल होता है ये परसेंटेज का। ठीक है, अच्छा ध्यान सुनना मेरे भाई, ये हुआ प्रतिशत का सिंबल। ठीक है मेरे भाई, इसका जो बेस होता है, बेस, ठीक है, जिसको हम लोग प्रतिशत को बेस बोलते, बेस, बेस बोलते, बेस, बेस बोलो, या मेरे भाई इसी को तुम न्यूमेरिकल वैल्यू बोलो, न्यूमेरिकल वैल्यू बोलो, तुम बेस बोलो या इस प्रतिशत का न्यूमेरिकल वैल्यू बोलो, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, या इसको हिंदी में बोला जाता है गणितीय मान। हिंदी में बोला जाता है मेरे भाई इसका गणितीय मान। ठीक है, प्रतिशत का सिंबल होता है इस तरीके से, साइन डाल देगा तो ये सिंबल हो गया परसेंटेज का। इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिसको हम लोग बेस भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बेस भी बोलते हैं, बेस। इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है मेरे भाई, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो होता है 1/100। ठीक है, जब भी तुमको प्रतिशत दिख जाए, जब भी तुमको प्रतिशत दिख जाए, जब भी तुमको प्रतिशत दिख जाए, तो उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू बनेगा वो 1/100 बनेगा। ठीक है मेरे भाई, जैसे मैं यहां पे तुमको कहता हूं 5%, 5%, 5%, तो ये प्रतिशत का सिंबल है, ये परसेंट का सिंबल है 5%। ठीक है, तो मेरे भाई ये 5 हो गया, 5। और इस प्रतिशत का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1/100 होता है, 1/100।
और ये 1 का जो 100 होता है इसी को बेस तो बोलते हैं। जो चीज बटा में आता है उसी को हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है। इसलिए इसका जो बेस वैल्यू है, इसका जो बेस वैल्यू होता है, परसेंटेज का जो बेस होता है, या इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बोलो मेरे भाई, वो 1 का 100 होता है, ठीक है। क्योंकि ये प्रतिशत जो है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 का 100 हुआ, तो जो नीचे आता है, जो नीचे वाला डाटा, जब भी रेशियो में नीचे वाला डाटा आएगा बटा के नीचे आता है, उसी को हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो बस इसका इतना ही मतलब है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। थोड़ा सा मैं तुमको डीप में समझाना चाहता हूं कि ये परसेंटेज आखिर क्या चीज है, कैसे इसका एंट्री हुआ। ध्यान सुनना मेरे भाई, एक एग्जांपल मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा जिससे तुमको पता चल जाएगा कि आखिर ये प्रतिशत का जरूरत क्यों पड़ा, ये परसेंटेज का जरूरत क्यों पड़ा। मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैं एक एग्जांपल से तुमको समझाना चाहता हूं, सब चीज क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं एक एग्जांपल लगाना चाहता हूं, इससे हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। अरे तू काय नहीं चल रहा है बे? ये क्या हो रहा है यार? मैं एक एग्जांपल लगाना चाहता हूं, इससे हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात। मैं एक एग्जांपल लगाना चाहता हूं, इससे हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। एक लड़का है राम, ध्यान से सुनना। एक लड़का है राम, एक लड़का है राम, ठीक है, और एक लड़का है मेरे भाई श्याम। ध्यान से सुनते रहना। एक लड़का राम है और एक लड़का श्याम है। एक लड़का राम है, एक लड़का श्याम है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। दोनों ने एक एग्जाम दिया, दोनों ने एक एग्जाम दिया, दोनों ने एग्जाम दे दिया। एक एग्जाम मान लो 10th क्लास का, मान लो एग्जाम दिया फाइनल, 10th क्लास का एग्जाम दे दिया फाइनल, 10th क्लास का, ठीक है मेरे भाई। 10वां का एग्जाम दिया, दोनों ने एग्जाम दिया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। जो टोटल एग्जाम था, जो टोटल एग्जाम था, जो राम ने जो एग्जाम दिया, तो वो टोटल एग्जाम का जो मार्क्स था, टोटल जो एग्जाम था, टोटल मार्क्स, उस एग्जाम का टोटल मार्क्स, उस एग्जाम का टोटल मार्क्स जो था, ठीक है, वो टोटल मार्क्स था 900 का, 900 का, ठीक है मेरे भाई। जो राम ने जो एग्जाम दिया, उस एग्जाम का टोटल मार्क्स था 900 का, टोटल 900 का पेपर हुआ, 900 का पेपर हुआ। और जो श्याम था मेरे भाई, ये जो एग्जाम दिया 10th क्लास का, उस एग्जाम का टोटल मार्क्स था, टोटल मार्क्स था उस एग्जाम का, उस एग्जाम का टोटल मार्क्स था मेरे भाई 500, टोटल मार्क्स था 500। इसका मतलब ये हुआ कि जो लड़का श्याम है, ये जो एग्जाम दिया, ये जो एग्जाम दिया, उस एग्जाम का टोटल नंबर कितना था? 500 नंबर का एग्जाम हुआ। और ये कितने नंबर का एग्जाम दिया? 900 नंबर का टोटल एग्जाम दिया, ठीक है, 900 नंबर का एग्जाम दिया, 900 नंबर का। मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये टोटल नंबर था 900 का, 900 का पेपर राम ने दिया और 500 का पेपर श्याम ने दिया, ठीक है मेरे भाई। इस 900 में, इस 900 में, इस 900 में, इस 900 में राम को आया 540 मार्क्स। 900 का टोटल पेपर था, उसमें राम का आया 540 मार्क्स, राम का आया 540 मार्क्स, राम का आया 540 मार्क्स, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। अच्छा ध्यान सुनना मेरे भाई, ये जो श्याम ने जो एग्जाम दिया, इसका टोटल मार्क्स है ना, टोटल नंबर था एग्जाम का 500, 500 का टोटल पेपर था, और इसका मेरे भाई, इसका आया 350 मार्क्स, इसका आया 350 मार्क्स, इसका आया 350 मार्क्स। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। पहले एग्जाम्पल को अच्छा से समझना है एक बार। दो स्टूडेंट था राम और श्याम, मान लो कोई एग्जाम दिया 10वां का, 10th का फाइनल एग्जाम दिया, ठीक है। राम जो फाइनल एग्जाम दिया 10th का, वो एग्जाम में टोटल 900 नंबर का पेपर था, 900 नंबर का, ठीक है। और 900 नंबर में उसको कितना नंबर आया? 540 नंबर आया। ये 540 नंबर राम ने प्राप्त किया, 540 नंबर। 900 का टोटल पेपर दिया, उसमें से 540 नंबर राम का आया, ठीक है। इसी प्रकार से जो दूसरा लड़का था श्याम, सेम वही एग्जाम दिया, सेम वही एग्जाम दिया, लेकिन उस एग्जाम का टोटल नंबर था 500, उस एग्जाम का टोटल नंबर था 500, टोटल नंबर था 500, और उस 500 नंबर में से उसको कितना नंबर मिला? 350 नंबर मिला, 350 नंबर, 350 नंबर प्राप्त किया, 350 नंबर, ठीक है। अब मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं, मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं कि राम और श्याम में से, राम और श्याम में से, ध्यान से सुनना मेरे भाई, राम और श्याम में से,
राम और श्याम में से, राम और श्याम में से कौन ज्यादा इफिशियंट है? कौन ज्यादा इफिशियंट है? कौन ज्यादा इफिशियंट है, यानी किसका प्रतिभा ज्यादा है? कौन ज्यादा नंबर लाया? राम और श्याम में से कौन ज्यादा नंबर लाया? कौन ज्यादा इफिशियंट है? राम ज्यादा इफिशियंट है या मेरे भाई श्याम ज्यादा इफिशियंट है? कौन दोनों में से, राम और श्याम में से कौन बेहतर प्रदर्शन किया? राम अच्छा प्रदर्शन किया या श्याम अच्छा प्रदर्शन किया? मेरे भाई ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना मेरे भाई, ठीक है। अगर दोनों आदमी को उठा के गांव में ले जाया जाए, ठीक है, और गांव वाले से पूछे, अनपढ़ गवार गांव वाला होता है, उससे पूछे कि भाई बताओ मेरे भाई राम का नंबर 540 आया और श्याम का नंबर 350 आया, ठीक है, तो गांव वाले बोलेगा कि मेरे भाई यहाँ जो राम है, ये जो राम है ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, ठीक है, ये ज्यादा नंबर लाया है, और श्याम जो मेरे भाई वो 350 नंबर ही लाया है, ठीक है। अरे जो आदमी कुछ नहीं जानता उससे पूछेगा कि मेरे भाई राम का, इससे पूछेगा कि राम और श्याम में कि कौन सबसे अच्छा नंबर लाया, कौन ज्यादा बेहतर नंबर लाया है, कौन ज्यादा नंबर लाया एग्जाम में, कौन ज्यादा एफिशिएंट है, तो इसको देखकर बता देगा कि राम का नंबर 540 है और श्याम का नंबर 350 है। इसका मतलब ये हुआ कि राम ज्यादा एफिशिएंट है और श्याम कम एफिशिएंट है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अरे नॉर्मल तो लोग यही बोलेगा ना कि इसका 540 नंबर है, उसका 350 नंबर है, तो राम ज्यादा नंबर लाए, श्याम कम नंबर लाए, नॉर्मल तो लोग यही बोलेगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, अगर मैं सही आदमी के पास जाऊंगा, अगर मैं सही आदमी के पास जाऊंगा जो जानकार होगा, जो जानकार होगा, और उससे फिर मैं पूछूंगा कि बताओ मेरे भाई राम और श्याम में कौन ज्यादा एफिशिएंट है, यानी कौन अधिक नंबर लाया है, किसका क्षमता ज्यादा है, ठीक है मेरे भाई। तो वो जो जानकार आदमी होगा वो बोलेगा कि मेरे भाई ये श्याम इसमें ज्यादा एफिशिएंट है, श्याम इसमें ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हम लोग क्या कर रहे हैं, राम और श्याम का तुलना कर रहे हैं, हम राम और श्याम का तुलना कर रहे हैं कि दोनों में से कौन ज्यादा एफिशिएंट है, कौन ज्यादा प्रतिभाशाली है, ठीक है। दोनों ने एग्जाम पास किया, दोनों के पास नंबर है, लेकिन कौन ज्यादा एफिशिएंट है इसकी मैं तुलना कर रहा हूं, तुलना, ठीक है मेरे भाई। तो यहां पर तुलना हम तभी कर सकते हैं जब हम तभी कर सकते हैं तुलना, सही तुलना हम तभी कर सकते हैं, नहीं तो लोग नॉर्मली बोलेगा तो ये ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, ये कम एफिशिएंट हो जाएगा, ये तुम्हारा तुलना सही नहीं है। अगर मैं ऐसे बोलूंगा कि इसका ज्यादा नंबर इसका कम नंबर है, तो ये तुम्हारा तुलना सही नहीं है, ये तुम गलत तुलना कर रहा है। तुलना करने के लिए, तुलना करने के लिए, तुलना करने के लिए बेस हमारा समान होना चाहिए, बेस हमारा समान होना चाहिए, बेस इक्वल होना चाहिए, बेस हमारा समान होना चाहिए। तुलना का जो आधार होता है वो समान होना चाहिए, दोनों का आधार सेम होना चाहिए, तब जाकर तुलना होगा कि इनमें से राम ज्यादा एफिशिएंट है या मेरे भाई श्याम ज्यादा एफिशिएंट है। अभी कोई नहीं बता सकता इसमें, इसके अकॉर्डिंग नहीं बता सकता है कि इसमें से कौन ज्यादा एफिशिएंट है, कौन कम एफिशिएंट है, ठीक है। जब तक हमारा जो तुलना का बेस होगा, ठीक है, तुलना हमको करना है, तो हमारा जो बेस होता है, बेस जिसके आधार पर हम तुलना करते हैं कि कौन ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है, जब तक वो बेस हमारा इक्वल नहीं होगा तब तक हम तुलना नहीं कर पाएंगे कि राम ज्यादा एफिशिएंट है कि श्याम ज्यादा एफिशिएंट है। क्यों क्यों क्योंकि यहां पे जो बेस हमको दिखाई दे रहा है, यहां पर जो हमको बेस दिखाई दे रहा है, मेरे भाई ध्यान से सुनते रहना हमारी बात, यहां जो बेस हमको दिखाई दे रहा है ये बेस है, बेस, ये बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू, ये बेस वैल्यू है, ठीक है। ये जो नंबर लाया है ये बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू। यहां पे तुलना करना मुश्किल है। क्यों तुलना करना मुश्किल है? क्योंकि यहां बेस अलग है, यहां बेस अलग है, ठीक है। ये 900 के एग्जाम में बैठा है और ये 500 के पेपर में बैठा है, तो दोनों का बेस अलग अलग है, दोनों का बेस अलग अलग है। तो दोनों का बेस अगर अलग अलग है तो तुलना करना मुश्किल हो जाएगा, तुलना करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन ज्यादा एफिशिएंट है, ये ज्यादा एफिशिएंट है कि ये ज्यादा एफिशिएंट है, राम ज्यादा नंबर अच्छा लाया कि श्याम ज्यादा नंबर अच्छा लाया, ये मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि ये जो बेस है हमारा, दोनों अनइक्वल बेस है। एक रंग का बेस होता है तभी तुलना होता है, तभी पता चलता है कि दोनों में से कौन बेहतर है, दोनों में से कौन ज्यादा एफिशिएंट है। तो यहां पे तुलना करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि दोनों का बेस अलग अलग है। क्यों बेस अलग अलग है? ये जो राम है ये 900 के एग्जाम में बैठा हुआ है और ये जो श्याम है ये 500 वाले एग्जाम में बैठा हुआ है, तो दोनों का बेस अलग अलग है। तो इसके आधार पर मैं तुलना नहीं कर पाऊंगा कि ये कौन बेहतर है, ठीक है। तो जब तक बेस हमारा इक्वल नहीं होगा, जब तक हमारा बेस इक्वल नहीं होगा, जब तक हमारा बेस इक्वल नहीं होगा, तब तक ये पकड़ पाना मुश्किल होगा कि दोनों में से कौन ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। तो पहले क्या करना होता है? बेस को इक्वल करना होता है, ठीक है मेरे भाई। एक रंग का बेस पे लाओ, एक रंग के बेस पे, दोनों का बेस अलग अलग है, इसका बेस 900 नंबर का, इसका बेस 500 नंबर का है। दोनों का बेस एक रंग बनाओ, एक बेस पे दोनों का तुलना करो, एक बेस पे दोनों का नंबर निकालो, तब जाके तुलना करो, तब पता चलेगा कि कौन इसमें ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। हमको बेस इक्वल बनाना है, बेस इक्वल, ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको बेस इक्वल बनाना है, ठीक है।
तो एक रंग का बेस करना है, 900 है उधर 500, एक रंग का बेस कर सकता है, ठीक है। या तो तुम 900 का बेस इसका भी बना लो, उसका भी बना लो एक रंग का बेस, ठीक है। या नहीं तो तुमको जो मर्जी बेस पसंद होता है, 500 का बेस बना लो तो 500 का बेस बन जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं तुमको क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मैं बेस तुमको क्या करता हूं, दोनों तरफ 900 का बना लेता हूं, ठीक है। बेस में 900 का बनाता हूं, 900 का, ठीक है। तो 900 के बेस पे राम का मार्क्स कितना है बताना। टोटल नंबर अगर 900 का है तो उसके हिसाब से राम का नंबर कितना है, 540 है, 540। तो अगर बेस में 900 रखता हूं तो इसका नंबर आया 540, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन इसका बेस अलग है, इसका बेस 500 है, ठीक है। तो इसका भी बेस 900 पे निकालो कि 900 नंबर पे अगर ये 900 नंबर के एग्जाम में बैठा होता तो उसके हिसाब से इसका कितना नंबर आता है ये निकालो। तो मेरे भाई इजी वे में निकल जाएगा एक एक नियम से, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। देखो मेरे ध्यान से कैसे निकलेगा, देखो मेरे भाई ध्यान से, 500 नंबर का टोटल 500 नंबर का टोटल एग्जाम हुआ था, तो 500 मार्क्स में श्याम का नंबर कितना आया, 350 आया, 350। 500 नंबर वाले एग्जाम में उसका नंबर आया 350, ठीक है। एक एक नियम, तो एक नंबर का अगर एग्जाम होता तो उसमें कितना नंबर उसका आता श्याम का, एक नंबर का एग्जाम होता, अगर 1 मार्क्स का एग्जाम होता तो उसका नंबर होता 350, और ये बटा में चला आता 500, ये बटा में चला आता 500, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। यही तुम्हारा बेस था, 500 नीचे में आया ना, जब भी नीचे में आता है तो वो बेस वैल्यू होता है, यानी इसके कहने का मतलब 500 का टोटल एग्जाम था तो उसमें से 350 नंबर श्याम का आया, ये 350 जो नंबर आया वो बेस 500 पर आया है, ठीक है, ठीक है। हमको निकालना है बेस इक्वल पे, 900 बेस पे, 900 बेस पे, 900 बेस पे राम का नंबर तो 540 है, लेकिन 900 के बेस पे श्याम का नंबर कितना होगा ये निकालना है, एक रंग के बेस पे निकालना, एक रंग के बेस पे। तो 500 नंबर पे 350 नंबर, 500 मार्क्स का टोटल एग्जाम था तो 350 आया, 1 मार्क्स का एग्जाम रहता तो 350 बटा का 500 आता, ठीक है मेरे भाई। तो अगर हमारा बेस 900 रहता, 900 नंबर का एग्जाम होता, ठीक है, एक ही नियम लगा रहा है और कुछ नहीं है, 900 नंबर के एग्जाम के हिसाब से इसका नंबर कितना था, 900 मार्क्स का रहता तो इसका नंबर आता 350, 350 बटा का 500, बटा का 500, और गुना का कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, 900, 900, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये मैं क्या निकाल रहा हूं, ये मैं क्या निकाल रहा हूं, ये मैं श्याम का 900 नंबर बेस पे कितना नंबर आया मैं वो निकाल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि राम का ऑलरेडी 900 नंबर का बेस पे 540 नंबर आया हुआ है, ठीक है। ऐसे मैं श्याम का निकाल रहा हूं कि श्याम का अगर 900 का पेपर आता तो उसके हिसाब से कितना नंबर आता। 500 नंबर के पेपर में 350 आया, लेकिन इसी डाटा में 900 नंबर के पेपर में कितना नंबर आता, ठीक है। इसी डाटा के अनुसार मैं 900 मार्क्स पे बेस पे इसका नंबर निकाल लूंगा, ठीक है मेरे भाई। देखो ध्यान से, ये 00 से 00 चला जाएगा, ठीक है, और ये 5 से 7 मरतबे चला जाएगा, ठीक है, 70 हो गया, और 70 नमा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 630 आएगा, 630, 7 नमा 63, 630 मार्क्स आया, 630 मार्क्स। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना, 630 मार्क्स आया, ठीक है। अब मैं दोनों जगह बेस कितना कर लिया, 900 कर लिया, 900, तो 900 बेस पे, 900 बेस पे, 900 बेस पे, ध्यान से सुनना मेरे भाई, दोनों जगह का बेस 900 हो गया, तो 900 नंबर का बेस पे 900 नंबर का टोटल एग्जाम था, 900 नंबर का टोटल एग्जाम था, 900 नंबर का टोटल एग्जाम था, तो राम का कितना नंबर आया था बताना मेरे भाई, राम का कितना नंबर आया था, 900 का बेस पे 900 का टोटल एग्जाम में 540 नंबर आया था, 540 नंबर, ठीक है। और मेरे भाई श्याम का अब 900 के बेस पे कितना नंबर आ रहा है, श्याम का जब 900 का पेपर हुआ, 900 का पेपर हुआ, मैं बेस को 900 बना लिया, 500 नंबर का एग्जाम था तो इतना नंबर आया, तो एक नंबर के एग्जाम में इतना होगा, तो 900 नंबर के एग्जाम में कितना नंबर आया होगा, तो इसका बेस में 900 पे निकाला हूं, तो श्याम का जो नंबर आया 900 नंबर का जो बेस था उस पे श्याम का नंबर आया 630, इसका नंबर आया 630 मार्क्स। अब यहां पे तुलना हुआ सही, अब यहां पे तुलना होगा सही, यहां पे अब तुलना होगा सही, क्यों तुलना होगा सही, क्यों तुलना होगा सही, क्योंकि राम और श्याम का टोटल का दोनों का बेस कितना है, 900 नंबर का है, 900 नंबर का, ठीक है। अब 900 नंबर के हिसाब से राम भी एग्जाम में बैठा है, अब 900 नंबर के हिसाब से श्याम भी एग्जाम में बैठा है, तो 900 नंबर के हिसाब से राम का नंबर 540 आया है और 900 नंबर के हिसाब से श्याम का नंबर 630 आया है। तो अब यहां पे तुलना करना सही होगा कि इन दोनों में से कौन ज्यादा एफिशिएंट है, तो इसमें श्याम ज्यादा एफिशिएंट है, श्याम ज्यादा एफिशिएंट है, राम कम एफिशिएंट है, ठीक है मेरे भाई। श्याम का ज्यादा नंबर आया है, राम का कम नंबर आया है। पहले तुमको क्या दिखाई दे रहा था, पहले तुमको क्या दिखाई दे रहा था कि सर राम का नंबर 540 है और श्याम का नंबर 350 है, तो श्याम का कम नंबर है, राम का है ना ज्यादा नंबर है। ये तुम गलत तुलना कर रहा था। क्यों गलत तुलना कर रहा था? क्योंकि तुम्हारा बेस अलग अलग था। तुम्हारा बेस, इसका बेस 900 था, उसका बेस 500 था। ये 900 के एग्जाम में बैठा था, वो 500 के एग्जाम में बैठा था, तो दोनों का बेस अलग अलग था। तो कैसे पता लगेगा कि कौन ज्यादा एफिशिएंट है, किसका नंबर ज्यादा है, किसका नंबर कम है? ऐसे तुलना नहीं होगा। जब तक तुम बेस एक रंग का नहीं करोगे तब तक तुम्हारा तुलना नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, दोनों का बेस एक रंग का बना दिया। यानी मैं मान लिया कि राम भी 900 के एग्जाम में बैठा था
और श्याम भी 900 के एग्जाम में बैठा है, तो राम 900 के एग्जाम में बैठा है तो उसका नंबर 540 आया, और श्याम अगर इसके हिसाब से, इस डाटा के हिसाब से 900 नंबर का एग्जाम में बैठता तो उसका नंबर आता 630। तो अब यहां पे तुलना हो जाएगा, क्योंकि दोनों का बेस 900 हो गया, दोनों का बेस इक्वल हो गया। जैसे ही दोनों का बेस इक्वल हो गया तो अब जाकर तुलना हो जाएगा कि राम का नंबर 540 ही रह गया और श्याम का नंबर इसके हिसाब से 630 मार्क्स बन रहा है, तो श्याम का नंबर यहां पे ज्यादा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो मैं इतना ही तुमसे कहना चाह रहा हूं कि जब कभी भी तुलना करना हो, ठीक है, दो चीजों की तुलना करना हो कि कौन किससे ज्यादा है, कौन किससे कम है, जब भी तुलना करना हो तो सबसे पहले बेस को, आधार को सेम करना होता है। ठीक है, तुम आधार कुछ भी कर सकता है, कोई सा भी आधार बना सकता है, हमारा मर्जी होगा तो मैं 500 के हिसाब से भी बेस बना सकता हूं। ठीक है मेरे भाई, हम तुमको क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं चाहता तो इसमें 500 के हिसाब से भी बेस बना सकता हूं। ठीक है, जैसे मैं वहां पर अगर मान लेता कि मैं बेस 500 का बना रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं बेस 500 का बना रहा हूं, 500 का, ध्यान से सुनना, मैं बेस 500 का बना रहा हूं। ठीक है, 500 का बना रहा हूं, 500 का, मैं बेस कुछ भी बना सकता हूं, मैं 900 का बेस बना लिया, दोनों का एक रंग का बेस करना है, बस तुमको जो मर्जी हो पकड़ लो, तुम 900 का बेस बना लो या 500 का बेस बना लो, जैसा मर्जी वैसा एक रंग का बेस करेगा तो तुलना हो जाएगा आसानी से। ठीक है मेरे भाई, जैसे मैं 500 का बेस बना लिया, 500 का, तो मेरे भाई उसके हिसाब से राम का कितना नंबर आएगा, श्याम का कितना नंबर आएगा बताना मेरे भाई। ठीक है, बेस 500 के हिसाब से श्याम का नंबर तो हमको पता ही है, बेस 500 के हिसाब से अगर 500 का टोटल एग्जाम हुआ है तो श्याम का नंबर आया 350। ठीक है मेरे भाई, लेकिन अगर बेस में 500 बनाता हूं तो राम का कितना नंबर आया होगा इस बेस पे ये निकालना है, ये निकालना है मेरे भाई। तो ये कैसे निकालेगा, ये कैसे निकालेगा, एक ही नियम से निकालेंगे, एक ही नियम से निकालेंगे मेरे भाई, ध्यान से सुनना। एक ही नियम से कैसे निकालेंगे, जैसे श्याम का 900 में टोटल कितना नंबर आया, 900 नंबर का टोटल एग्जाम था तो उसमें आया 540, 900 में 540 आया, तो एक में कितना आएगा, एक जब भी आता है तो बटा में आ जाता है, ये 540 बटा का 900 आया होगा, 900। ठीक है, तो बेस 500 का एग्जाम में उसका कितना नंबर आएगा बताना, अगर 500 का एग्जाम होता तो उसके हिसाब से उसका कितना नंबर आएगा बताना मेरे भाई। ये 500 चला जाएगा गुना में, 500 चला जाएगा गुना में, ये 0 से 0 समाप्त हो जाएगा और 9 से ये 6 मरतबे चला जाएगा 60, तो 60 पंजे कितना हो जाएगा, 300 होगा, 300। तो बेस 500 के हिसाब से राम का जो नंबर आ रहा है, राम का जो नंबर आ रहा है वो 300 आ रहा है, 300। तो तुम यहां देखा मेरे भाई, जैसे ही तुम बेस को इक्वल किया, जैसे ही दोनों का बेस इक्वल किया, दोनों का बेस समान बनाया, जैसे ही समान बनाया तो उस केस में तुमको क्या दिखाई दे रहा है, अब तुलना करना सेम हो गया कि राम ज्यादा एफिशिएंट है कि श्याम ज्यादा एफिशिएंट है। यहां श्याम ज्यादा एफिशिएंट दिख रहा है, एक रंग का बेस करोगे तो श्याम का ही ज्यादा नंबर है, श्याम का ही ज्यादा नंबर है, यहां श्याम ज्यादा एफिशिएंट दिख रहा है। श्याम सर 300 नंबर लेके खड़ा है, राम 300 नंबर पे ही रह गया, ये श्याम का ही नंबर ज्यादा है। ठीक है मेरे भाई, हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। तो तुलना जब भी करना हो तो पहले बेस को सेम बनाना पड़ता है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं दो बेस पे तुलना कर लिया, एक में एक 900 वाला बेस लगाया, उससे भी तुलना हो गया, मेरा मर्जी में 500 का बेस बना के भी तुलना कर सकता हूं, मैं 200 का भी बेस बना के तुलना कर सकता हूं, मैं 2000 का भी बेस बना के तुलना कर सकता हूं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। और मेरे भाई मैं 100 भी बेस बना के तुलना कर सकता हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। अब मैं दोनों की तुलना कर रहा हूं 100 बेस पे। ठीक है, और जैसे ही 100 बेस का एंट्री होगा, जैसे ही बेस 100 का एंट्री होगा, जैसे ही बेस 100 का एंट्री होगा, अगर बेस हमारा 100 है, 100 बेस हमारा 100 है, 100 का जैसे ही एंट्री होगा बेस में, ठीक है, तो मेरे भाई जैसे ही 100 का एंट्री होगा तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, परसेंटेज बोल देते हैं। ठीक है मेरे भाई, उसी को मैं क्या बोल देता हूं, परसेंटेज बोल देता हूं। तुमको नहीं समझ में आया बात, मैं तुमको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। अब मैं दोनों का जो बेस है, मैं दोनों का बेस रखना चाहता हूं 100 बेस रखना चाहता हूं 100। ठीक है मेरे भाई, मैं दोनों का बेस 100 बना लेना चाहता हूं 100। ठीक है, तो 100 बेस के हिसाब से, 100 बेस के हिसाब से दोनों का बेस एक रंग बना लिया, 100 बेस 100। तो 100 बेस के हिसाब से राम का कितना नंबर आएगा, राम का कितना नंबर आएगा और श्याम का कितना नंबर आएगा मेरे भाई। ये 100 बेस के हिसाब से हमको बताओ, राम का कितना नंबर आएगा, श्याम का कितना नंबर आएगा। देखना मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना। ये 100 बेस के हिसाब से राम का कितना नंबर आएगा, श्याम का कितना नंबर आएगा, ये बताओ। ठीक है, तो मेरे भाई ध्यान से सुना, एक ही नियम जिंदाबाद है, एक ही नियम से काम करो, सब चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक ही नियम से खाली काम करना है, सब चीज ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, जो राम है, राम 900 का टोटल एग्जाम दिया, तो 900 का टोटल एग्जाम दिया तो उसका नंबर कितना आया, 540 आया, 540। ठीक है, एक नंबर का एग्जाम दिया होता तो कितना आता, 540 बटा का 900 आता, 540 बटा का 900, 540 बटा का 900। अगर 100 नंबर का एग्जाम दिया रहता तो कितना आता,
100 नंबर का एग्जाम दिया रहता तो 540 बटा का 900, 540 बटा का 900 गुना का 100 हो जाता, 100 गुना का 100 हो जाता है 100। ठीक है मेरे भाई, ये डबल जीरो से डबल जीरो समाप्त हो जाएगा, ये डबल जीरो से डबल जीरो समाप्त हो जाएगा, ये डबल जीरो से डबल जीरो समाप्त हो जाएगा, और 9 छक 54 60 होता है 60। ठीक है मेरे भाई, 60 नंबर इसका बनता 60 नंबर, 60 नंबर। अगर मैं दोनों का बेस 100 बनाता, 100 नंबर बेस के हिसाब से राम का नंबर कितना बन रहा है यहाँ पे, राम का नंबर कितना बनना है बताना मेरे भाई। 100 बेस के हिसाब से, 100 बेस के हिसाब से राम का नंबर कितना बनना है, राम का नंबर बनना है 60 मार्क्स, राम का नंबर बनना है 60 मार्क्स का। ठीक है, 60 नंबर का ही बन रहा है। अगर मैं दोनों का बेस 100 लेता हूं तो उस हिसाब से राम का नंबर कितना आया, 60 नंबर आया। ठीक है, चलो मेरे भाई, अब मैं श्याम का निकालता हूं, श्याम का, अब मैं श्याम का निकालता हूं, श्याम का बेस 100 के हिसाब से श्याम का नंबर कितना बनेगा वो निकालता हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, एक ही नियम लगाना है। ठीक है, 500, श्याम ने 500 का टोटल एग्जाम दिया, 500 का टोटल एग्जाम दिया तो उसका नंबर कितना आया, 350 आया, 350। अगर एक नंबर का एग्जाम देता तो कितना नंबर आता, 350 बटा का 500 आता, 350 बटा का 500। ठीक है मेरे भाई, और अगर 100 नंबर का एग्जाम दिया होता, 100 नंबर का अगर बेस पे रहता, 500 के बेस पे 350 नंबर आया, एक नंबर पे 350 बटा 500। ठीक है, उसके हिसाब से 100 नंबर के बेस पे उसका कितना नंबर आता है ये मैं निकालना हूं। 100 नंबर का अगर टोटल एग्जाम हुआ रहता तो उसका कितना नंबर आता बताना मेरे भाई, 350 बटा का 500, 500, और ये 100 इधर गुना में चला जाएगा, 100 इधर गुना में चला जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो समाप्त हो जाएगा, ये डबल जीरो से डबल जीरो समाप्त हो जाएगा मेरे भाई, और 5 से ये कितना मरतबे चला जाएगा, 70 मरतबे चला जाएगा, 70 मरतबे। तो 500 के हिसाब से, बेस 500 के हिसाब से श्याम का नंबर कितना आता है बताना मेरे भाई। श्याम का नंबर आता 70 मार्क्स आता, 70 मार्क्स, 70 मार्क्स आता, 70 मार्क्स। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, 70 मार्क्स आता, 70 मार्क्स। तो इस केस में भी दोनों का बेस समान है, दोनों का बेस समान है, तो इस केस में भी राम से ज्यादा नंबर श्याम का आया है। राम 60 नंबर पर अटक गया, श्याम का नंबर 70 नंबर है। तो इस बेस के हिसाब से भी, 100 बेस के हिसाब से भी राम ज्यादा एफिशिएंट है, श्याम ज्यादा एफिशिएंट है, राम कम एफिशिएंट है। ठीक है मेरे भाई, श्याम ज्यादा नंबर लाया, राम कम नंबर लाया। ठीक है मेरे भाई, कैसे तुलना हो रहा है, जैसे मैं बेस इक्वल कर रहा हूं, जैसे मैं बेस इक्वल कर रहा हूं तो ऑटोमेटिक फटाफट तुलना हो रहा है कि कौन किससे ज्यादा एफिशिएंट है, कौन किससे कम एफिशिएंट है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। तो सर ये बेस हम क्या रखें, आखिर बेस में क्या रखूं, बेस में क्या रखूं, आखिर बेस में क्या रखूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, बेस तुमको क्या रखना है, तुमको जो मर्जी वो पसंद बेस रख लो। ठीक है, तुम्हारा मर्जी है तो 900 का बेस लगा लो, तुम्हारा मर्जी है तो 900 का बेस लगा लो। ध्यान से सुनना मेरे भाई, तुम्हारा मर्जी है तो तुम बेस में 900 को भी रख सकता है, मैं रख के चेक कर लिया। तुम्हारा मर्जी है तो 500 का भी बेस लगा सकता है, 500 का भी बेस लगा सकता है, मैं रख लिया, वो भी चेक कर लिया। तुम्हारा मर्जी है तो 100 का बेस बना लो, तुम्हारा मर्जी है तो 1000 का बेस बना लो, तुम्हारा मर्जी है तो 10,000 का बेस बना लो, तुम्हारा मर्जी है तो 50 का बेस बना लो, कुछ बेस बना लो, कुछ बेस बना लेगा तो तुम्हारा तुलना इजी वे में हो जाएगा कि कौन ज्यादा एफिशिएंट है, कौन कम एफिशिएंट है। ठीक है मेरे भाई, जो बेस बनाओगे, एक रंग का बनाओगे तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग से पता चल जाएगा कि इस बेस पे उसका कितना नंबर राम का या कितना नंबर श्याम का, इजी वे में तुलना हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। जब भी हमारा बेस 100 बनता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, जब भी हमारा बेस 100 बनता है, ये यूनिवर्सल बेस है, ये यूनिवर्सल बेस है, ये यूनिवर्सल बेस होता है 100, यूनिवर्सल, जिसको पूरा दुनिया मानता है, यूनिवर्सल बेस होता है, यूनिवर्सल बेस। जब भी हम तुलना 100 की बेस पे करते हैं, जब भी हम किसी चीज की तुलना या कोई भी डाटा 100 बेस के इस्तेमाल पे करते हैं, 100 बेस के इस्तेमाल पे करते हैं, 100 बेस के आधार पे करते हैं, 100 बेस के आधार पे करते हैं, किसी भी डाटा का इस्तेमाल, किसी भी डाटा का इस्तेमाल अगर हम बेस को 100 बना के करते हैं, बेस को 100 बना के करते हैं, तो वही चीज हमारा क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। वही चीज हमारा क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। ठीक है मेरे भाई, अगर हमारा बेस 100 है, अगर हमारा बेस 100 है तो 100 बेस पे जो भी वैल्यू आएगा उसको मैं क्या बोलूंगा, परसेंटेज बोलूंगा, परसेंटेज। बस इतना ही मतलब होता है परसेंटेज का। ठीक है मेरे भाई, अगर 100 बेस है, 100 बेस है, 100 बेस पर कोई सा भी डाटा का वैल्यू निकालो, किसी भी डाटा का वैल्यू निकालो 100 बेस रख के, तो जो वैल्यू आएगा उसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं, परसेंटेज। प्रतिशत का मतलब ही होता है बटा में 100, यानी बेस 100 पे जो वैल्यू आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं, परसेंटेज। तो यहां जो बेस हमारा 100 है, यहां जो बेस हमारा 100 है, तो बेस 100 पे ये जो नंबर आया है, राम का और श्याम का जो नंबर आया है, राम का और श्याम का जो डाटा आया है, ये बेस 100 पे राम और श्याम का जो डाटा आया है, ये क्या कहलाएगा, यही परसेंटेज कहलाएगा, यही परसेंटेज, यही परसेंटेज कहलाएगा मेरे भाई, यही परसेंटेज कहलाएगा। ये 100 बेस पे राम का डाटा कितना है बताना मेरे भाई, ये 100 बेस पे राम का डाटा कितना है बताना। राम का डाटा आया 60 मार्क्स,
तो ये नंबर हमारा कितना हो जाएगा, इसका 60% नंबर आया, 60%। 60% में यहां पे ठोक सकता हूं। परसेंटेज क्यों ठोक रहा हूं, क्योंकि इसका तुलना 100 बेस पे हुआ है, 100 बेस पे, और जैसे ही 100 बेस पे होता है तो मैं आराम से जो डाटा बनेगा उसमें मैं परसेंटेज लगा सकता हूं। ठीक है, तो राम का नंबर यहां पे आया 60% और श्याम का नंबर कितना आया, यहां पे 70% नंबर आया, 70%। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। दुनिया हर एक बेस को 100 मान के चलता है, 100 मान के चलता है, इसलिए परसेंटेज का साइन लगाता है, इसलिए परसेंटेज का जन्म हुआ कि अगर हम कोई सा भी डाटा का कैलकुलेशन, किसी भी डाटा का कैलकुलेशन, किसी भी डाटा का तुलना अगर हम 100 बेस पे करेंगे तो उसको हम सीधा सीधा उस डाटा को क्या बोलेंगे, परसेंटेज बोलेंगे, परसेंटेज। जैसे मैं एग्जांपल से यहां समझाया हूं कि दोनों का नंबर का तुलना में 100 बेस पे किया, 100 बेस पे, तो 100 बेस पर अगर तुम तुलना किया दोनों के नंबर का, तो 100 बेस पे तुलना के बाद जो डाटा आया, इसका 60 नंबर आया, इसका 70 नंबर आया, तो इसका मतलब क्या, इसका नंबर 60% आया और इसका नंबर कितना आया, 70% आया। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से तुम तुलना 500 बेस पे किया था तो उसमें परसेंटेज का साइन नहीं आएगा। तुम तुलना 1000 बेस पे भी किया था उसमें भी परसेंटेज का साइन नहीं आएगा। ठीक है मेरे भाई, जब भी बेस 100 पे तुलना होगा, जब भी बेस 100 डाटा पे काम होगा, तो जो वैल्यू निकलेगा तो वो हमारा सीधा सीधा परसेंटेज होगा, सीधा सीधा हमारा परसेंटेज होगा। ठीक है मेरे भाई, जब भी 100 बेस की बात करेगा, बेस 100 के आधार पे कोई सा भी डाटा का कैलकुलेशन करो, किसी भी प्रकार का डाटा आएगा, किसी भी प्रकार का तुलना होगा, ठीक है मेरे भाई, किसी भी प्रकार का है ना, कमी होगा, ज्यादा होगा, ये होगा, वो होगा, कैसा भी डाटा का तुलना कर लो। ठीक है, अगर 100 बेस पे कर रहे हो तो जो वैल्यू बनकर आएगा वही क्या कहलाएगा, परसेंटेज कहलाएगा। तो यहां राम का नंबर कितना है, 60%, और यहां श्याम का नंबर कितना है, 70%। ठीक है मेरे भाई, और 100 को ही दुनिया यूनिवर्सल बेस मानता है। ठीक है, इसलिए 100 बेस जब भी आता है तो जो हमारा डाटा प्राप्त होता है उसको हम लोग परसेंटेज से डिनोट करते हैं, परसेंटेज से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, इसका मतलब क्या हुआ, मैं तुमको समझाता हूं। राम का नंबर कितना आया, 100 बेस पे 60% आया, 60%। 100 बेस पे उसका नंबर 60 नंबर आ रहा था, तभी मैं जैसे ही 100 बेस था तो जो हमारा वैल्यू आया उसमें मैं परसेंटेज लगा दिया 60%। ठीक है, और 100 बेस पे श्याम का नंबर कितना आ रहा था बताना मेरे भाई, 100 बेस पे श्याम का नंबर कितना आ रहा था बताना, श्याम का नंबर कितना आ रहा था, ये आ रहा था 70 नंबर, 70 नंबर। चूंकि 100 बेस पे तुलना हो रहा था तो जैसे ही 100 बेस पर कोई भी डाटा का वैल्यू बनेगा तो उसमें मैं परसेंटेज लगा दूंगा, तो श्याम का नंबर आया 70%, श्याम का नंबर आया 70%। ठीक है मेरे भाई, बस इतना ही मतलब होता है परसेंटेज का, बस इतना ही मतलब होता है परसेंटेज का। ठीक है मेरे भाई, अब इसको पढ़ना सीखो। ये राम का नंबर है 60%, इसको पढ़ना सीखो। 60% राम का नंबर, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि राम ने 100 में से 60 नंबर प्राप्त किए। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसका ये मतलब हुआ 60%, इसका जो नंबर है इसका मतलब ये हुआ कि राम ने 100 में से 60 नंबर प्राप्त किए। इसका मतलब ये हुआ कि राम ने 100 में से 60 नंबर प्राप्त किए, बस 60% का यही मतलब हुआ, परसेंटेज का मतलब यही हुआ, 60% का यही मतलब हुआ कि 100 में से राम ने 100 में से 60 नंबर प्राप्त किए। ठीक है, और 70% श्याम ने 70% नंबर प्राप्त किया। इसका मतलब यह हुआ कि श्याम ने 100 में से 70 नंबर प्राप्त किए, 70 नंबर प्राप्त किए। इसके कहने का यह मतलब हुआ, इसके कहने का यह मतलब हुआ। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। तुम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू से भी दिखा सकता है, तुम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू से भी दिखा सकता है। राम का नंबर आया 60%, ध्यान से सुनना मेरे भाई, राम का नंबर आया 60%, राम का नंबर आया 60%। ठीक है, तो 60% का मतलब मैं पहले तुमको बता चुका हूं कि प्रतिशत का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो होता है 1/100, 1/100। तो 60% का न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पे क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये 60% का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बनेगा बताना, ये 60% का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बनेगा, ये परसेंटेज का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 1/100, 1/100। तो फाइनली इसका वैल्यू क्या बन गया, 60/100 बन गया। ठीक है, इस परसेंटेज को उठाऊंगा तो 60/100 लग जाएगा, 60/100। ठीक है मेरे भाई, इसका मतलब समझो क्या है, ये 60% बोलो चाहे 60/100 बोलो, परसेंटेज का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 1/100। तो परसेंटेज का मैं न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पर पुट किया तो परसेंटेज की जगह पर 1/100 आ गया, मतलब फाइनली 60/100 आया। तो 60/100 बोलो या 60% बोलो, दोनों एक ही बात है। इसका मतलब समझो ये क्या कहना चाह रहा है, राम का नंबर 60/100 है। इसका मतलब कि टोटल एग्जाम अगर 100 नंबर का हुआ, ये बेस है, बेस, टोटल एग्जाम अगर 100 नंबर का हुआ, 100 नंबर का हुआ, तो उस 100 नंबर में से राम को 60 नंबर मिला। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेस 100 है, टोटल एग्जाम 100 नंबर का हुआ तो उसमें से राम को 60 नंबर आया। ठीक है,
इसी प्रकार से मेरे भाई, इसी प्रकार से मेरे भाई, इसी प्रकार से ये 70% का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा बताना। ये 70 तो है ही है, परसेंटेज का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, 1/100 होता है, 1/100। तो फाइनली ये क्या बन गया, 70/100 बन गया, 70/100। तो इसको समझो, ये 70/100 क्या कहना चाह रहा है, ये 70/100 क्या कहना चाह रहा है, ये 70/100 क्या कहना चाह रहा है कि श्याम ने अगर 100 नंबर का एग्जाम दिया, श्याम ने अगर 100 नंबर का एग्जाम दिया, श्याम ने टोटल अगर 100 नंबर का एग्जाम दिया, श्याम ने टोटल अगर 100 नंबर का एग्जाम दिया, तो उसमें से उसको 70 नंबर प्राप्त हुआ, उसमें से 70 नंबर। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। और कुछ भी नहीं है परसेंटेज इसके अलावा, ठीक है, कुछ भी परसेंटेज नहीं है। परसेंटेज जब भी आता है तो समझो वो बेस 100 की बात करता है, 100 बेस के आधार पे, 100 बेस के आधार पे वो डाटा को, है ना, डाटा की बात करता है। 100 बेस के आधार पे जो डाटा देता है उसी को हम लोग परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ गया मेरा, इतना बात समझ गया। कुछ भी नहीं है परसेंटेज, परसेंटेज एक बेस होता है, बस हो गया, ठीक है। दुनिया 100 बेस के आधार पे काम करता है, दुनिया 100 बेस के आधार पे काम करता है, और 100 बेस के आधार पे जो भी डाटा बनेगा उसको हम लोग परसेंटेज बोलेंगे। सीधा सीधा जो वैल्यू बनेगा उसको मैं परसेंटेज बोलूंगा, ठीक है। और परसेंटेज को, अगर परसेंटेज को खोलना पड़ेगा, परसेंटेज को अगर खोलना पड़ेगा तो परसेंटेज का न्यूमेरिकल साइन 1/100 होता है, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ गया। तो कुछ नहीं है, 60%, 70%, 80% जब भी नजर आए तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है मेरे भाई। क्या हो गया, चलो मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं घबराना, ठीक है। तो जब कभी भी तुम्हारे जीवन में परसेंटेज आ जाए, ठीक है, तो तुम समझ जाना कि जैसे ही परसेंटेज का साइन हमको दिखेगा तो मैं इतना ही समझूंगा कि जो उसका बेस वैल्यू होगा वो 100 होगा, और 100 बेस के आधार पे वो डाटा बना होगा, ठीक है। बस उसी को परसेंटेज से डिनोट कर देता है, ठीक है, ठीक है। मैं इतना सारा बेस बनाया था, 900 बेस बनाया था, 900 बेस पे भी मैं इसका नंबर काउंट किया था, दोनों का सेम बेस बनाकर उस पे भी नंबर काउंट किया था, लेकिन उस समय में दोनों का परसेंटेज नहीं लगाया, ठीक है। जैसे मैं 900 बेस बना के इसका नंबर आया 540, 900 बेस पे श्याम का नंबर आया 630, तो मैं यहां पे परसेंटेज नहीं लगा सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बेस 900 है, 900 के बेस पे परसेंटेज नहीं लगता है, ठीक है। जब भी 100 बेस की बात करेगा तब जाके परसेंटेज का साइन लगता है, ठीक है। 900 बेस के आधार पे दोनों का जो डाटा निकला, दोनों का जो डाटा आया उस पर मैं परसेंटेज नहीं लगा सकता हूं। अगर 100 बेस के आधार पे तुलना होता तो जो डाटा आता तो मैं परसेंटेज लगाता। यहां 100 बेस के आधार पे तुलना हुआ है तो जो डाटा आया, इसका 60 नंबर आया, इसका 70 नंबर आया, 100 बेस पे, 100 टोटल मार्क्स पे, 100 बेस पे, तो यहां 60 नंबर आया तो मैं 60% लिख दिया। इस 100 बेस पे इसका नंबर है 70 नंबर, तो मैं 70% लिख दिया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां मैं परसेंटेज लगाऊंगा क्योंकि 100 बेस पे काउंट हो रहा है, ठीक है। अगर 100 बेस नहीं रहेगा तो मैं परसेंटेज नहीं लगा सकता हूं, ठीक है। इतना बात समझ गया मेरे भाई। मैं 500 बेस पे भी दोनों का नंबर निकाला था, तो उस केस में जो दोनों का नंबर आया था 500 बेस पे, उस पर भी मैं परसेंटेज नहीं लगा सकता हूं। परसेंटेज एक ही जगह इस्तेमाल होता है, जहां पर भी बेस 100 की बात करेगा वहां पे परसेंटेज इस्तेमाल होगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इतना बात हमारा समझ गया, बस इतना ही कंसेप्ट है परसेंटेज में, इसके अलावा कुछ है नहीं, इसके अलावा कुछ है नहीं। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैं तुमको थोड़ा सा परसेंटेज को पढ़ना सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं थोड़ा सा पढ़ना सिखा रहा हूं, कैसे पढ़ेगा, इसका क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। इसको पढ़ने का तरीका समझना है पहले, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं यहां पर लिखता हूं मोहन की आय 80% कम हो गई। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मोहन की आय 80% कम हो गई। इस बात का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस बात का क्या मतलब है, मोहन की आय 80% कम हो गई, इस बात का क्या मतलब है। यहां पर हमको 80% दिखाई दे रहा है, परसेंट जैसे दिखाई देगा तो मैं समझ जाऊंगा कि बेस 100 की बात कर रहा है। इसके कहने का यह मतलब है, मोहन की आय 80% कम हो गई, 80% कम हो गई। 80% को परसेंटेज का वैल्यू होता है 1/100, तो 80/100। इसके कहने का यह मतलब है कि मोहन की आय 80% कम हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि मोहन की आय अगर 100 थी,
मोहन की आय अगर पहले 100 थी, मोहन की आय पहले 100 थी, बेस वैल्यू 100 है, मोहन का आय पहले 100 था तो 80% कम गया, ठीक है, यानी मोहन का आय पहले 100 रुपया था तो उसमें 80 रुपया की कमी आ गई, बस इतना ही इसके कहने का मतलब है, 80 रुपया की कमी आ गई। पहले मोहन 100 रुपया कमाता था तो उसकी आय 80% कम हो गई, यानी पहले 100 रुपया आय था तो उसकी आय 80 हो गया, 80 रुपया ही कमा रहा है, ठीक है, सॉरी 80% कम हो गई, यानी मतलब ये मेरे भाई कि मोहन पहले 100 रुपया कमा रहा था, पहले मोहन 100 रुपया कमा रहा था, अब उसकी आय 80% कम हो गई, तो इसका मतलब होता है 80 बटा का 100, यानी मोहन की आय पहले अगर है ना 100 रुपया था तो उसमें 80 रुपया की कमी हो गया, यानी अभी वो 20 रुपया ही कमा रहा है। अरे 100 रुपया टोटल आय था, उसमें से 80 रुपया कम जाएगा तो अभी फिलहाल वो 20 रुपया ही तो कमा रहा होगा। 80% आय कम होने का मतलब कि 100 रुपया पहले आय था तो उसमें से 80 रुपया आय पहले 100 रुपया आय था तो 80 रुपया कम हो गया, मतलब फाइनली अब वो 20 रुपया कमा रहा है, ठीक है मेरे भाई, इस बात का मतलब ये समझो। चलो मेरे भाई दूसरा, देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं तुमको बता रहा हूं गीता का खर्च, ध्यान से सुनना मेरे भाई, गीता का खर्च 20% बढ़ गया, गीता का खर्च 20% बढ़ गया, इस बात का क्या मतलब है बताना, इस बात को हमको बताना मैथमेटिकली, इस बात का क्या मतलब है। गीता का खर्च 20% बढ़ गया, गीता का खर्च 20% बढ़ गया, जैसे हमको परसेंटेज का साइन दिखता है यहाँ पे तो मैं समझ गया कि बेस 100 की बात कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ परसेंटेज का वैल्यू होता है बटा का 100, तो ये 20 बटा का 100 हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि गीता का खर्च 20% बढ़ गया, ठीक है, यानी गीता का खर्च पहले 100 रुपया था, ये पहले खर्च अगर 100 रुपया था, पहले खर्च गीता का अगर पहले खर्च 100 रुपया था, ठीक है, गीता अगर पहले 100 रुपया खर्च करती थी तब उसका खर्च 20% बढ़ गया, 100 का ही 20% का मतलब 20 बटा 100, यानी पहले खर्च 100 रुपया था तो अब 20% बढ़ गया, मतलब 20 रुपया अब खर्च बढ़ गया, अब उसका खर्च 20 रुपया बढ़ गया, 20 रुपया खर्च बढ़ गया, 20 रुपया बढ़ गया, खर्च 20 रुपया बढ़ गया, इस बात का मतलब समझो मेरे भाई, इस बात का मतलब समझो, ठीक है, गीता का खर्च 20% बढ़ गया, इस बात का क्या मतलब है, 20% यानी बेस वैल्यू 100 की बात कर रहा है, बेस वैल्यू 100 की बात कर रहा है, तो सीधा सीधी सी बात है कि गीता पहले 100 रुपया खर्च करती थी तो अब 20 रुपया बढ़ गया, 20 रुपया बढ़ गया, पहले 100 रुपया खर्च था तो अब खर्च 20 रुपया बढ़ गया, तो फाइनली अब कितना खर्च हो गया, 120 रुपया हो गया, फाइनली कितना खर्च हो गया, 120 रुपया हो गया, ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। चलो चलो मेरे भाई, मैं तुमको परसेंटेज को पढ़ना सिखाना चाह रहा हूं कि क्या कहना चाहता है ये, ध्यान से सुनना मेरे भाई, देखो मेरे भाई ध्यान से, राम का वजन श्याम के वजन का राम का वजन श्याम के वजन का 40% है, इस बात का क्या मतलब है, ध्यान सुनना मेरे भाई, राम का वजन श्याम के वजन का 40% है, इस बात का क्या मतलब है, राम का जो वजन है वो श्याम के वजन का 40% है, श्याम के वजन का 40% है, 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है मेरे भाई, 40% को हम 40 बटा 100 लिखेंगे, तो इस बात का क्या मतलब हुआ बताना, राम का वजन श्याम के वजन का 40% है, राम का तुलना श्याम से हो रहा है, श्याम से, ठीक है, तो इस बात का मतलब ये हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि राम का वजन श्याम के वजन का 40% है, इसका मतलब मेरे भाई अगर श्याम का वजन 100 है, अगर श्याम का वजन 100 है, ये 100 किसका बात बोल रहा है, श्याम का, अगर श्याम का वजन 100 है, अगर श्याम का वजन 100 है तो राम का वजन कितना होगा, तो राम का वजन कितना होगा, 40 होगा, 40, राम का वजन कितना होगा, 40 होगा, 40, इस बात के कहने का यह मतलब है कि राम का वजन श्याम के वजन का 40% है, राम का वजन श्याम के वजन का 40% है, 40% का मतलब होता है 40 बटा का 100, 40 बटा का 100, इस बात के कहने का यह मतलब है, इस बात के कहने का यह मतलब है कि श्याम का वजन अगर 100 केजी है, श्याम का वजन अगर 100 केजी है तो राम का वजन कितना होगा, 40 केजी होगा, 40 केजी, यानी श्याम के वजन का 40% है, ठीक है मेरे भाई, इस बात के कहने का यह मतलब है, ठीक है। चलो
चलो मेरे भाई, मैं तुमको एक और दो एग्जाम्पल लगाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। सोहन का वजन, सोहन का वजन, सोहन का वजन 30% बढ़ गया। सोहन का वजन 30% बढ़ गया। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का क्या मतलब है बताना मेरे भाई। सोहन का वजन 30% बढ़ गया। बेस 100 में बात हो रहा है, परसेंटेज का साइन देखते ही बेस 100 में बात हो रहा है, यानी इसका वैल्यू होता है 30/100, 30/100। सोहन का वजन 30% बढ़ गया। इस बात के कहने का क्या मतलब है? इस बात के कहने का यह मतलब है सोहन का वजन 30% बढ़ गया। इस बात के कहने का यह मतलब है कि पहले सोहन का वजन अगर 100 केजी रहा होगा, पहले सोहन का वजन अगर 100 केजी रहा होगा, 100 केजी रहा होगा, पहले सोहन का वजन अगर 100 केजी रहा होगा, तो वो 30% बढ़ गया, मतलब 30 केजी बढ़ गया। पहले सोहन का वजन 100 केजी रहा होगा, पहले 100 केजी रहा होगा, तो अब मेरे भाई उसका वजन 30 केजी बढ़ गया, 30 केजी बढ़ गया। अब उसका वजन 30 केजी बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ, इसके पढ़ने का तरीका ये हुआ कि सोहन का वजन 30% बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ? 30% का मतलब 30/100, यानी पहले सोहन का वजन अगर 100 केजी रहा होगा तो उसका वजन 30% बढ़ गया, मतलब 30 केजी और बढ़ गया। तो पहले सोहन का वजन अगर 100 केजी है, अब 30 केजी बढ़ गया, तो फाइनली उसका वजन अब कितना हो जाएगा? 130 केजी का हो जाएगा, 130 केजी का। इसके पढ़ने का ये तरीका है, ठीक है मेरे भाई, इसके पढ़ने का ये तरीका है, ठीक है। चलो, जो बेस होता है हमेशा इनिशियल डाटा देता है, इनिशियल डाटा। बेस जो होता है हमेशा इनिशियल डाटा देता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। मैं इसको भी लगा देता हूं, 30% बढ़ गया, 30% बढ़ गया। 30% का वैल्यू होता है 30/100, यानी पहले सोहन का वजन इनिशियल वैल्यू, ये बेस हमेशा इनिशियल देगा, ठीक है। पहले सोहन का वेट पहले 100 केजी था, तो अब जो उसका वेट है वो 30 केजी हो गया, 30 केजी बढ़ गया, 30 केजी बढ़ गया, ठीक है। पहले सोहन का वेट अगर 100 केजी था, तो उसका वेट अब 30 केजी बढ़ गया, तो फाइनली उसका वेट अब कितना हो गया होगा? तो 130 केजी हो गया होगा, 130 केजी। इतना बात समझ गया? इतना बात समझ गया? चलो मेरे भाई, एक लास्ट देखते हैं इस पे, ठीक है, एक लास्ट देखते हैं मेरे भाई। मीरा 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 हमेशा 60% बातें झूठ बोलती है। 60% बातें झूठ बोलती है। मीरा हमेशा 60% बातें झूठ बोलती है। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का क्या मतलब हुआ मेरे भाई, ध्यान से सुनना। मीरा 60% बातें हमेशा झूठ बोलती है। 60% का मतलब होता है 60/100। इस बात का मतलब हुआ, इस बात का यह मतलब हुआ कि मीरा अगर 100 बात बोलती है, मीरा अगर 100 बात बोलती है, इसका मतलब यह हुआ कि मीरा अगर 100 बात बोलती है, 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 तो मीरा हमेशा 60% बातें झूठ बोलती है। मीरा हमेशा 60% बातें झूठ बोलती है। इसके कहने का यह मतलब हुआ 60% का वैल्यू 60/100। इसका कहने का यह मतलब है कि मीरा अगर 100 बातें बोलती है, मीरा अगर 100 बातें बोलती है, तो उसमें 60 बातें झूठ होती है, 60 बातें झूठ बोलती है। इसके कहने का यह मतलब हुआ, इसके कहने का यह मतलब हुआ, ठीक है। मीरा हमेशा 60% बातें, है ना, 60% बातें झूठ बोलती है। इसके कहने का मतलब यह हुआ कि मीरा अगर टोटल 100 बात बोलता है, मीरा अगर टोटल 100 बात बोलता है, टोटल नीचे वाला बेस, टोटल मीरा अगर टोटल 100 बात बोलता है, तो उसमें से 60 बात हमेशा झूठे रहता है, 60 बात हमेशा झूठे रहता है। तो 100 बात में से 60 बात झूठ रहता है, तो सही कितना बात बोलता है? 40 बातें सही बोलता होगा, ठीक है मेरे भाई। ये परसेंटेज को पढ़ने का तरीका होता है, ये परसेंटेज को पढ़ने का तरीका होता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। एक बार फिर से फोकस कर लो इन सब पॉइंट पे, ठीक है, ये सब फोकस कर लो तो तुम्हारा क्लियर रहेगा सब चीज। मोहन की आय 80% कम हो गई, 80% कम हो गई। 80% का मतलब होता है 80/100, 80/100, 80% कम हो गई। इसका मतलब कि पहले मोहन का अगर 100 रुपया रहा होगा, पहले मोहन अगर 100 रुपया कमाता होगा, तो अब वो 80 रुपया कम कमा रहा है।
मतलब 80 रुपया कम कमा रहा है। इतना ही कहने का मतलब है कि मोहन अगर पहले 100 रुपया कमा रहा होगा तब वो 80% कम कमा रहा है, मतलब 80 रुपया कम कमा रहा है। तो पहले मोहन 100 रुपया कमा रहा होगा तब वो 80% कम कमा रहा है, मतलब 20 रुपया ही कमा रहा है। हमारा बात समझ गया? ठीक है, 80% कम हो गई, यानी पहले वो 100 रुपया कमाता था तब वो 80 रुपया कम कमाता है, मतलब 20 रुपया ही कमाता है, 80 रुपया कम गया। इस बात का ये मतलब है। गीता का खर्च 20% बढ़ गया, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का क्या मतलब है? गीता का खर्च 20% बढ़ गया, इस बात का मतलब है कि गीता पहले 100 रुपया खर्च करती थी तब 20 रुपया ज्यादा खर्च करती है, 20 रुपया ज्यादा खर्च करती है। ठीक है, पहले 100 रुपया ही खर्चा करती थी गीता, अब उसका खर्च 20% बढ़ गया, मतलब पहले 100 रुपया खर्च करती थी तब 20 रुपया ज्यादा खर्च करती है, मतलब उसका खर्च अब 120 रुपया हो गया। ठीक है मेरे भाई? ठीक है, राम का वजन श्याम के वजन का 40% है, इसका क्या मतलब? राम का वजन श्याम के वजन का 40% है, राम का तुलना श्याम से हो रहा है, तो राम का वजन श्याम के वजन का 40% है। इसका यह मतलब हुआ कि श्याम का वजन, राम का वजन श्याम से तुलना हो रहा है, श्याम से। तो श्याम का वजन अगर 100 है, श्याम का वजन अगर 100 केजी है तो राम का वजन 40 केजी होगा। इसका यह कहने का मतलब है, इसका यह कहने का मतलब है राम का वजन श्याम के वजन का 40% है। इसके कहने का क्या मतलब है कि श्याम का वजन अगर 100 केजी है, श्याम का वजन अगर 100 केजी है तो राम का वजन 40 केजी होगा, बस इसके कहने का यह मतलब हुआ। ठीक है, चलो मेरे भाई इसका बात बताओ। श्याम का वजन 30% बढ़ गया, इस बात का कहने का क्या मतलब है? श्याम का वजन 30% बढ़ गया, इस बात के कहने का क्या मतलब है कि श्याम का वजन पहले अगर 100 केजी रहा होगा, श्याम का वजन पहले अगर 100 केजी रहा होगा तो अब 30 केजी बढ़ गया, अब 30 केजी बढ़ गया, मतलब अब उसका वजन 130 केजी हो गया, बस इसके कहने का इतना ही मतलब है। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई। मीरा हमेशा 60% बातें झूठ बोलती है, इसके कहने का क्या मतलब है? मीरा हमेशा 60% बातें झूठे बोलती है, इसके कहने का यह मतलब है, ये परसेंटेज बेस 100 को बतलाता है कि मीरा टोटल अगर 100 बात बोलती है, मीरा अगर टोटल 100 बातें बोलती है तो उसमें से 60 बातें झूठ बोलती है। इसके कहने का इतना ही मतलब है कि मीरा अगर टोटल 100 बातें बोलती है तो उसमें से 60 बातें झूठ बोलती है, यानी 40 बात ही उसका क्या होगा? सच होगा। हमारा बात समझ गया? ठीक है, इतना बात हमारा समझ गया मेरे भाई। परसेंटेज को पढ़ने का तरीका आना चाहिए, बस मैं इस लाइन से तुमको परसेंटेज को पढ़ने का तरीका ही सिर्फ बताया हूं। ठीक है, इसी लाइन से पकड़ में आ जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, और परसेंटेज जहां पे भी तुम दिखता है तो समझ जाना वो बेस 100 की बात हो रहा है, 100 बेस पे। ठीक है, वो 100 बेस की बात करेगा कि 100 के हिसाब से वो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसमें जो चेंज आता है 100 के हिसाब से जो डाटा बनता है उसी को हम लोग परसेंटेज वैल्यू बोलते हैं। 80% कम हो गई, मतलब 100 बेस पे। ठीक है, 80% कम हो गई, 100 बेस की बात हो रहा है, परसेंटेज लगा हुआ है, 100 बेस की बात हो रहा है, यानी पहले आई अगर 100 रुपया रहा होगा तो अब 80 रुपया कम गया, तो अब आई 20 रुपया ही रहा होगा। ठीक है, खर्च 20% बढ़ गया, परसेंटेज है, इसका मतलब बेस 100 रहा होगा। ठीक है, बेस 100 है इसका मतलब पहले उसका खर्च अगर 100 रुपया रहा होगा तो अब 20 रुपया खर्च और बढ़ गया, 20 रुपया और खर्च बढ़ गया, मतलब अब उसका खर्च 120 हो गया। ठीक है, राम का वजन श्याम का वजन का 40% है, परसेंटेज को देखकर मैं समझ गया बेस 100 है। ठीक है, तो राम का वजन श्याम के वजन का 40% है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे भाई श्याम का वजन अगर 100 केजी है, श्याम का वजन अगर 100 केजी है तो राम का वजन 40 केजी होगा, बस इतना ही कहने का मतलब है। ठीक है, सोहन का वजन 30% बढ़ गया, इसका मतलब परसेंटेज को देखकर समझ गया बेस 100 है। सोहन का वजन 30% बढ़ गया, इसके कहने का यह मतलब है कि सोहन का वजन पहले 100 केजी था, सोहन का वजन अगर पहले 100 केजी था, यह बेस 100 पे बात हो रहा है, तो सोहन का वजन अगर पहले 100 केजी था तो अब उसका वजन 30 केजी बढ़ गया, मतलब अब उसका नया वजन जो होगा 130 केजी का हो गया होगा। ठीक है, मीरा हमेशा 60% बात झूठ बोलती है, 60% बेस 100 है, इसका मतलब ये हुआ कि मीरा टोटल 100 बात बोलती है, टोटल अगर 100 बात बोलती है, ठीक है, तो उसमें से 60 बातें झूठ बोलती है, इसके कहने का यह मतलब है। ठीक है, तुम्हारा जो बेस होता है नीचे में होता है वो परसेंटेज का मतलब बेस वैल्यू होता है 100। ठीक है मेरे भाई, तो टोटल बोलो उसको, बेस को टोटल बोलो, बेस बोलो या इनिशियल वैल्यू बोलो, सब बात समान है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो तुमको मैं परसेंटेज में थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सिखा दिया कि परसेंटेज अगर आएगा तो उसको कैसे पढ़ा जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, बस इतना ही होता है परसेंटेज। ठीक है मेरे भाई, परसेंटेज एक लाइन का चीज है, परसेंटेज का न्यूमेरिकल वैल्यू 1/100, परसेंटेज का न्यूमेरिकल वैल्यू 1/100, इसका मतलब कोई सा भी डाटा है जिसका बेस अगर हम 100 रखेंगे तो उस बेस के आधार पर जो डाटा का वैल्यू निकल कर आएगा उसी को हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। बस इतना ही मतलब है परसेंटेज का, ना इससे ज्यादा है ना इससे कम है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, 100 बेस के आधार पर तुलना किया जाता है, हर एक डाटा का 100 बेस के आधार पर तुलना किया जाता है, तो उस डाटा का जो वैल्यू बनता है उसी को हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, इतना ही मतलब है मेरे भाई। अगर बेस 500 होगा
तो मेरे भाई मैं उस डाटा के हिसाब से कैलकुलेशन करूंगा तो परसेंटेज नहीं लगाऊंगा। अगर मेरा बेस 1000 बनेगा तो उस डाटा पे जो वैल्यू आएगा उस पर भी मैं परसेंटेज नहीं लगाऊंगा। ठीक है, जब भी परसेंटेज का है ना वैल्यू लगाना होगा तो बेस 100 पे बात करेगा, तब जो डाटा बनेगा उस पे मैं परसेंटेज का वैल्यू है ना परसेंटेज लगाऊंगा। तो परसेंटेज जब भी तुमको दिखेगा तो समझ जाना वो टोटल 100 बेस की बात कर रहा है। ठीक है, वो टोटल 100 बेस की बात कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, बेस 100 की बात हो रहा है, बस इतना ही परसेंटेज, और कुछ है नहीं। चलो चलो मेरे भाई, अब हमारा जो चैप्टर है उसमें ये सब सीखने से तो उतना ज्यादा बेनिफिट तो मिलेगा नहीं सवाल करने के लिए। ठीक है मेरे भाई, सवाल करने के लिए हमको परसेंटेज का और गहरी नॉलेज चाहिए। अभी तक हम लोग क्या सीखा कि परसेंटेज क्या होता है ये मैं समझ गया, परसेंटेज को कैसे पढ़ा जाता है ये मैंने सीख गया। ठीक है, लेकिन इससे मेरा क्वेश्चन थोड़ी ना सॉल्व होगा। ठीक है, इससे मेरा क्वेश्चन थोड़ी ना सॉल्व होगा। ठीक है मेरे भाई, चलो तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको अब अपना नया कंसेप्ट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अभी तक तो मैं इसका सिर्फ हिस्ट्री की बात कर रहा था, परसेंटेज का इतिहास क्या है, परसेंटेज का डेफिनेशन क्या है, क्या मतलब होता है परसेंटेज का, ये बात मैं तुमको अभी तक बता रहा था। ठीक है मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है, ध्यान से सुनना, देखो मेरे भाई ध्यान से, एक जो हमारा अब कंसेप्ट बनेगा, ध्यान से सुनना, वो है मेरे भाई बेसिक परसेंटेज वैल्यू। बेसिक परसेंटेज वैल्यू, बेसिक परसेंटेज वैल्यू हमारा जो कंसेप्ट बनेगा वो होगा बेसिक परसेंटेज वैल्यू। ये क्या चीज है पहले मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना। मैं एक डाटा लिख दिया 20%, मैं एक डाटा लिख दिया 20%, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं 20% लिख दिया 20%। ठीक है, इसका मतलब 100 में 20 होगा। ठीक है, किसी का बेस 100 होगा, उसमें कोई डाटा 20 रहा होगा। ठीक है, 20% लिखा गया। अब मेरे भाई 20% को अगर मैं खोलूंगा तो क्या बनेगा, 20 और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, मतलब बटा का 100 आ जाएगा, बटा का 100। 20% को ही बोला जाएगा 20/100, दोनों बात सेम है, दोनों बात सेम है। ठीक है मेरे भाई, अच्छा अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 20 इकाई 20 और ये 20 इकाई 20, 20 पंचे 100, 1/5 हो जाएगा, 1/5, 1/5 हो जाएगा, 1/5। यानी चाहे तुम 20% बोलो, चाहे तुम इसको 20% बोलो, चाहे तुम इसको 20/100 बोलो, चाहे तुम 1/5 बोलो, तीनों बात समान है, तीनों बात समान है, तीनों बात समान है। हमारी बात समझ गया, चाहे तुम 20% बोलो, चाहे इसी चीज को तुम 20/100 बोलो, चाहे इसी चीज को तुम 1/5 बोलो, तीनों बात समान है, तीनों बात समान है, बस शकल अलग अलग है। ठीक है मेरे भाई, ये जो शकल तुमको दिखता है ये क्या दिखाई दे रहा है, ये परसेंटेज में दिखाई दे रहा है, परसेंटेज में, ये परसेंटेज में दिखाई दे रहा है, ये जो हमको शकल दिख रहा है ये परसेंटेज में दिखाई दे रहा है, इस परसेंटेज में 20%, ये परसेंटेज में इसका शकल दिखाई दे रहा है इस डाटा का। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये किस चीज में दिखाई दे रहा है, ये भिन्न में दिखाई दे रहा है, भिन्न में, ये भिन्न में दिखाई दे रहा है, भिन्न में। ठीक है मेरे भाई, ये भिन्न में, परसेंटेज तो हट गया, बटा का 100 आ गया, तो अंश बटा हर के रूप में जो चीज रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, भिन्न। तो ये जो शकल दिखाई दे रहा है वो भिन्न में दिखाई दे रहा है, भिन्न में, भिन्न में। और ये जो हमको दिखाई दे रहा है मेरे भाई 1/5, ये भी भिन्न में है, ये भी भिन्न में है, ये भी भिन्न में है, ये भी भिन्न में ही शकल है, ये भी इसका शकल भिन्न में ही है, ये भी अंश बटा हर में ही है, अंश बटा हर में ही है। फर्क कितना है मेरे भाई, फर्क कितना है कि ये स्मॉलेस्ट फॉर्म है, ये भिन्न का स्मॉलेस्ट फॉर्म है, ये भिन्न का स्मॉलेस्ट फॉर्म है, ये भिन्न का स्मॉलेस्ट फॉर्म है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, ये 20% परसेंटेज वाला फॉर्म है, ये 20/100, इसी का वैल्यू 20/100 है, तो ये भिन्न वाला फॉर्म है, अंश बटा हर फॉर्म है। और ये 1/5, ये भी मेरे भाई भिन्न वाला ही फॉर्म है, अंश बटा हर वाला ही फॉर्म है। ठीक है, तीनों चीज सेम है, तीनों चीज सेम है, बस ये परसेंटेज में है, ये फ्रैक्शन में है, और ये भी मेरे भाई फ्रैक्शन में, भिन्न में है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में। क्यों स्मॉलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल रूप था ये था, और इसको काट कूट के मैं छोटा कर दिया, इसी भिन्न को मैं काट कूट कर छोटा कर दिया, इसी भिन्न को मैं काट कूट कर छोटा कर दिया, तो ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, दोनों चीज सेम है, बस ये वाला जो भिन्न है ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में, इसी भिन्न का ये दूसरा रूप है, दूसरे शकल में आया हुआ, छोटा होकर आया हुआ है, क्योंकि मैं 20 से ऊपर नीचे काट दिया, तो इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म है। ठीक है मेरे भाई, इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई,
हमारी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। तो हमको क्या करना होता है, हमको ये बड़ा वाला फॉर्म का काम नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर हमारा डाटा परसेंटेज में है, अगर हमारा डाटा परसेंटेज में है तो डायरेक्ट उसको किस चीज में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में, भिन्न में कन्वर्ट करना है, भिन्न में। अगर हमारा डाटा परसेंटेज में है, तो सीधा उसका फ्रैक्शन वाला वैल्यू क्या बनेगा, भिन्न वाला वैल्यू क्या बनेगा, और वो भी स्मॉलेस्ट फॉर्म वाला क्या बनेगा, डायरेक्ट उसमें कन्वर्ट करना सीखना है, डायरेक्ट उसमें स्मॉल कन्वर्ट करना सीखना आना चाहिए। कि हमारा अगर डाटा परसेंटेज में है तो उसको हमको फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए, फ्रैक्शन में उसका वैल्यू क्या होगा। ये तो परसेंटेज में वैल्यू है, ये फ्रैक्शन में वैल्यू है, और फ्रैक्शन में भी कैसा वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ठीक है मेरे भाई। तो हमको परसेंटेज को है ना फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो कैसे आता है फ्रैक्शन में बदलना, ठीक है। तो मेरे भाई इसमें बहुत सारा डाटा ऐसा होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है मेरे भाई, बहुत सारा बेसिक परसेंटेज वैल्यू है जिसका डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू हमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारा ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म है परसेंटेज का जिसका फ्रैक्शन वैल्यू हमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। वो परसेंटेज वैल्यू जैसे ही आएगा तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू हम फटाक से बता देंगे, ठीक है मेरे भाई। जो बोर्ड पर मैं लिखूंगा, जिसका भी परसेंटेज वैल्यू मैं लिखूंगा, ठीक है, उसका फ्रैक्शन वैल्यू तुमको याद करना पड़ेगा, वो सब स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो, तो यही होता है बेसिक परसेंटेज वैल्यू। ये परसेंटेज में उसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारा परसेंटेज वैल्यू ऐसा है जो बेसिक है, जिसको डायरेक्ट याद करना होता है, ठीक है। निकालने के लिए तुम निकाल ही लेगा, परसेंटेज को भाग लगाएगा, बटा 100 लिखेगा, काट कूट करेगा तो ऑटोमेटिक फ्रैक्शन में आ जाएगा, वो मैं कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन हमको कुछ वैल्यू ऐसा होता है जिसको याद करना पड़ता है, ठीक है मेरे भाई। जैसे मैं तुमको लिख दिया यहाँ पे 40% लिख दिया, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। कैसा फ्रैक्शन में, स्मॉलेस्ट होना चाहिए, हो कट कुट के डायरेक्ट ये वाला आना चाहिए। तो कैसे आएगा बताना, 40% को फ्रैक्शन में वैल्यू में कन्वर्ट करना, तो 40% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो ये 40/100 आ जाएगा, 40/100। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 2/5 आ गया मेरे भाई। ये परसेंटेज वैल्यू है, ये किसी डाटा का प्रतिशत वाला वैल्यू है 40%, और उसी का फ्रैक्शन वैल्यू है 2/5, उसी का फ्रैक्शन वैल्यू है 2/5, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो हमको इसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन अगर कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू अगर हमको याद रहेगा तो डायरेक्ट उसका मैं कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर पाऊंगा। इसलिए मैं लगा दिया हूं कि बेसिक परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, जिसका डायरेक्ट परसेंटेज वाला वैल्यू रहे तो उसका फ्रैक्शन तुमको डायरेक्ट याद रहेगा, तो तेजी से कैलकुलेशन होगा। बस इतना ही मतलब है इसका। न तो नॉर्मल कोई भी आदमी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता है। परसेंटेज दिखा है, बटा का 100 लगाओ, काट कूट करो, फ्रैक्शन में आ जाएगा, अंश बटा हर में आ जाएगा, स्मॉलेस्ट फॉर्म में। सबको आता है ये चीज करने, लेकिन मैं जो तुमको बता रहा हूं कि तुमको स्टैंडर्ड अगर परसेंटेज आ जाए तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट याद करके रखा करो, ठीक है मेरे भाई। याद रहेगा तो कैलकुलेशन में जल्दी है ना, कैलकुलेशन जल्दी कर पाएगा, ठीक है। चलो, चलो मेरे भाई, अब एक चीज मैं तुमको और समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक चीज मैं तुमको और समझाना चाहता हूं, उसको ध्यान से समझना। एक चीज मैं और समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। ये परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू को पढ़ने का तरीका बताता हूं मेरे भाई, ध्यान से सुनना। जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पे लगा दिया, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं एक एग्जांपल लगा दिया यहां पे, राम का वजन 20% बढ़ गया। राम का वजन 20% बढ़ गया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं फ्रैक्शन और परसेंटेज डाटा को एक साथ लिंक करना चाहता हूं, ठीक है मेरे भाई। राम का वजन 20% बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले राम का वजन अगर 100 kg रहा होगा, मैं मान के चलता हूं 20%, 20/100 मेरे भाई। 20% को क्या लिखेगा, 20/100 लिखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको पढ़ना आना चाहिए। राम का वजन 20% बढ़ गया, इसका मतलब क्या कि राम का वजन अगर पहले 100 kg रहा होगा, राम का वजन अगर 100 kg रहा होगा, तो मेरे भाई अब वो 20 kg इंक्रीज कर गया, उसका वजन 20 kg बढ़ गया, उसका वजन 20 kg बढ़ गया। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, इसको पढ़ना आना चाहिए। राम का वजन 20% बढ़ गया, इसका क्या मतलब है कि राम का वजन मान लो पहले अगर 100 kg रहा होगा, तो 20 kg वजन उसका बढ़ गया, अब उसका वजन 20 kg बढ़ गया। इसके कहने का इतना ही मतलब है कि पहले राम का वजन अगर 100 kg रहा होगा तो 20% वजन बढ़ गया, मतलब पहले 100 kg है तो 20 kg बढ़ गया उसका वजन, तो 20 kg बढ़ गया उसका वजन। तो अब कितना हो गया होगा, तो पहले 100 था, 20 kg बढ़ गया, तो अब उसका वजन कितना हो गया होगा, 120 kg हो गया होगा, 120 kg, ठीक है मेरे भाई। ये हुआ परसेंटेज को पढ़ने का तरीका
कि राम का वजन 20% बढ़ गया, इसका मतलब राम का वजन अगर 100 केजी रहा होगा तो अब 20 केजी बढ़ गया, 20 केजी बढ़ गया, मतलब फाइनली अब 120 केजी हो गया। ठीक है मेरे भाई, इतना बात तो मेरा समझ गया, इतना बात समझ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ क्या होगा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 20/100, इसको काट कूट के छोटा कर दो, अंश बटा हर फॉर्म में लिख दो, वही फ्रैक्शन वैल्यू। तो 1/5 होगा 1/5, 1/5 होगा 1/5। अब इसको भी पढ़ने का तरीका समझ लो मेरे भाई, इसको भी पढ़ने का तरीका समझ लो। ठीक है, ये मेरे भाई 20%, ध्यान से सुनना, ये 20% का ही फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। ठीक है, अगर डाटा 20% रहेगा तो उसके हिसाब से ऐसे पढ़ेंगे कि पहले राम का वजन 100 केजी था तो 20 केजी बढ़ गया, तो अब उसका वजन 120 केजी हो गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन मेरे भाई अगर यही डाटा फ्रैक्शन में आ गया, 20% का मतलब 1/5 है, तो इसको कैसे पढ़ेगा, इसको कैसे पढ़ेगा, देखो मेरे भाई ध्यान से, इसको मैं ऐसे पढ़ूंगा, यहां बेस हो गया 5, यहां बेस हो गया 5, 100 बेस है नहीं, यहां बेस 5 हो गया, 1/5। ठीक है, राम का वजन 20% बढ़ गया का मतलब 1/5, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 बढ़ गया, 1/5 बढ़ गया, यहां बेस हो गया 5, इसका मतलब ये हुआ इसका बेस बदल गया, अब 100 नहीं है। तो इसको पढ़ने का यह तरीका होगा कि राम का वजन पहले अगर 5 केजी रहा था, 5 केजी था, राम का वजन पहले अगर 5 केजी था, राम का वजन पहले अगर 5 केजी था, तो है ना 1 केजी इसमें वृद्धि हो गया, 1 केजी इसमें वृद्धि हो गया, 1 केजी मेरे भाई इसके वजन में वृद्धि हो गया, 1 केजी इसमें वृद्धि हो गया, तो उसका वजन अब कितना केजी हो गया, 6 केजी हो गया, 6 केजी। अरे इतना बात काहे नहीं समझ रहा है, इतना बात काहे नहीं समझ रहा है, इतना बात काहे नहीं समझ रहा है। अगर यही डाटा तुमको 20% बढ़ गया, उसी की जगह पर 1/5 अगर लिखा रहेगा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, तो 20% बढ़ गया या 1/5 बढ़ गया, दोनों बात समान है। तो इसको कैसे लिखेगा, इसको कैसे पढ़ेगा, इसको कैसे पढ़ेगा कि पहले अगर प्रतिशत रहेगा तो बेस 100 में बात होगा, पहले 100 केजी था तो 20 बढ़ गया तो 120 केजी हो गया, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, 1/5। तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग कि मतलब पहले राम का वजन अगर 5 केजी रहा होगा, 5 केजी रहा होगा, तो उसमें 1 केजी का वृद्धि होगा, 1 केजी का वृद्धि होगा, तो उसका वजन अब कितना हो गया, 6 केजी हो गया, 6 केजी। दोनों को पढ़ने का तरीका समझ लो, बस इतना ही बात है। ठीक है, परसेंटेज में रहेगा तो 100 में बात होगा, अगर फ्रैक्शन में रहेगा तो जो नीचे बेस होगा उसमें बात होगा। ठीक है, 20% बढ़ गया या 1/5 बढ़ गया, दोनों बात समान है। 20% बढ़ गया राम का वजन या 1/5 बढ़ गया, दोनों बात समान है। 1/5 बढ़ गया, उसको कैसे पढ़ेगा कि पहले राम का वजन अगर 5 केजी था तो 1 केजी, 5 का ही 20% होता है 1, 5 का ही 20% कितना होता है 1, 5 का ही 20% कितना होता है 1। मैं ये आगे भी सिखाऊंगा। ठीक है, अभी मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूं कि राम का वजन 20% बढ़ गया या 1/5 बढ़ गया, तो 1/5 बढ़ गया, तो इसको कैसे पढ़ेंगे कि राम का वजन 1/5 बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि पहले राम का वजन अगर 5 केजी रहा होगा तो 1 केजी बढ़ गया, 1 केजी बढ़ गया, तब उसका वजन 6 केजी हो गया। बस सिंपल सा इतना ही समझना है। ठीक है, परसेंटेज में रहेगा तो ऐसे पढ़ेंगे और फ्रैक्शन में रहेगा तो ऐसे पढ़ेंगे, इतना ही बात है। बस 100 की जगह पर 5 उतर गया हुआ है, ये 20 केजी वृद्धि की जगह पर 1 केजी वृद्धि हो गया है, टोटल 120 केजी की जगह पर 6 केजी होगा। अरे इतना ही तो फर्क होगा, जैसे तुम इसको पढ़ता हो सही तो इसको पढ़ेगा, जैसे तुम 20% को 20/100 को पढ़ता था, 20/100 को ऐसे पढ़ा तो 1/5 को भी तो सही पढ़ेगा। ये 20% का मतलब 20/100, 100 केजी वजन था तो 20 केजी बढ़ गया तो हो गया 120 केजी। अब वो 20/100 की जगह 1/5 हो गया, इसी का वैल्यू 1/5 हो गया, तो पहले वजन 5 केजी था तो अब 1 केजी बढ़ गया तो फाइनली 6 केजी हो गया। तो दोनों बात को पढ़ने का तरीका आना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, यहाँ बेस 100 नहीं है। ठीक है, ये फ्रैक्शन में जब भी आता है तो उसका बेस क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, चलो मेरे भाई इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। हमको क्या पढ़ना है बताना, हमको क्या पढ़ना है बताना मेरे भाई, हमको बेसिक परसेंटेज वैल्यू पढ़ना है। अब बेसिक परसेंटेज वैल्यू, हम किसी का भी परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं, आराम से परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, खाली बटा का 100 लगा दो, काट कूट कर दो, ऑटोमेटिक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, लेकिन हमको क्या निकालना है, बेसिक परसेंटेज वैल्यू डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, बहुत सारा ऐसा स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू है जिसको याद रखना पड़ता है, निकालने के लिए तो कोई भी निकाल लेगा, लेकिन अगर डायरेक्ट याद रहेगा तो तुम्हारे कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। ठीक है मेरे भाई, कोई भी आदमी को बोलेगा कि भाई ये परसेंटेज वैल्यू है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू बना दो, तो ऑटोमेटिक बना देगा, वो 1 सेकंड में बना देगा। परसेंटेज वैल्यू दिखेगा, बटा में 100 लगाएगा, काट कूट करेगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर हमको डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू अगर याद रहेगा, बेसिक परसेंटेज वैल्यू अगर याद रहेगा कि उस परसेंटेज वैल्यू का डायरेक्ट फ्रैक्शन वाला वैल्यू क्या होता है, तो कैलकुलेशन में हमको बहुत ही इस्तेमाल है ना, कैलकुलेशन मेरा इस्तेमाल, कैलकुलेशन में इस्तेमाल मैं अच्छे तरीका से कर पाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो हमको यही पढ़ना है बेसिक परसेंटेज वैल्यू क्या होता है। ठीक है मेरे भाई, बेसिक परसेंटेज वैल्यू, ये मैं क्या लिखा हूं बताना मेरे भाई,
ये जो बेसिक परसेंटेज वैल्यू है ये कन्वर्जन है परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्जन है डायरेक्ट। इस डाटा को डायरेक्ट याद रखना है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्जन है डायरेक्ट। परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है ये है, या इसी बात को बोल सकते हैं हम, इसी बात को बोल सकते हैं, उल्टा भी बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन से कन्वर्ट है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, दोनों तरफ से सही है। मैं तुमको सिखाता हूं अभी क्या मैं कहना चाह रहा हूं। जो मैं वैल्यू लिखूंगा वो डायरेक्ट परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएगा, परसेंटेज से डायरेक्ट किसी भी परसेंटेज का स्टैंडर्ड जो परसेंटेज होगा उसका सीधा सीधा फ्रैक्शन निकलेगा, ठीक है मेरे भाई, या नहीं तो फ्रैक्शन का सीधा सीधा परसेंटेज निकलेगा, दोनों तरफ से ये सही है। मैं तुमको समझाता हूं तब जाके तुमको समझ में आएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो तो बेसिक परसेंटेज वैल्यू क्या होता है इसको ध्यान से सुनना। चलो मेरे भाई, और जो अगला कंसेप्ट है वो है बेसिक परसेंटेज वैल्यू। बेसिक परसेंटेज या फ्रैक्शन वैल्यू, बेसिक परसेंटेज या फ्रैक्शन वैल्यू। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से समझना, देखो ध्यान से ये क्या कहना चाह रहा है कंसेप्ट, हमारी बात ध्यान से समझना मेरे भाई। बेसिक परसेंटेज या फ्रैक्शन वैल्यू, ये कंसेप्ट क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना मेरे भाई। ये कंसेप्ट क्या कहना चाह रहा है ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये जो हमारा डाटा है बेसिक परसेंटेज या फ्रैक्शन वैल्यू, ये क्या देगा, देखो मेरे भाई ध्यान से सुनना। ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू बताएगा, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू, ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू बताएगा बेसिक, परसेंटेज टू फ्रैक्शन बताएगा, या नहीं तो मेरे भाई ये दोनों तरफ से बताएगा। फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू भी बताएगा, फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू भी बताएगा, दोनों वैल्यू ये बताएगा मेरे भाई। जो हमारा बेसिक परसेंटेज या फ्रैक्शन वैल्यू है ये क्या बतलाएगा, ये क्या बतलाएगा, ये क्या बतलाएगा, ये परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाएगा वो भी डाटा हमको देगा बेसिक डाटा, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाना है वो भी हमारा ये बेसिक डाटा देगा, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, तो क्या होता है हमारा बेसिक टू, क्या होता है मेरे भाई हमारा बेसिक टू, बेसिक परसेंटेज या फ्रैक्शन वैल्यू। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। तो मैं एक एक करके लिखता हूं, इसको ध्यान देना। 1/1, 1/1 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/1 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा, 100%। 1/1 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा, 100%, ठीक है मेरे भाई। चलो अगला जो हमारा बेसिक डाटा है वो है 1/2। इस तरफ मैं फ्रैक्शन को रखता हूं, इस तरफ मैं परसेंटेज को रखता हूं, ठीक है। 1/1 के बाद अगला डाटा है 1/2, तो 1/2 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा, 50%। अरे भाई काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, तुम किसी भी फ्रैक्शन का, जैसे ये हमारा फ्रैक्शन है 1/2, ये हमारा फ्रैक्शन है 1/2, किसी भी फ्रैक्शन का अगर परसेंटेज वैल्यू निकालना चाहता है, किसी भी फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू निकालना चाहता है तो उसमें से 100 से गुना करो और परसेंटेज का साइन लगा दो। तो 100 से गुना करके परसेंटेज का साइन लगा देंगे तो 2 से ये 100 50 मरतबे चला जाएगा, तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना हो गया, 50% हो गया ना। अरे 1/2 का फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू कितना हो गया, 1/2 फ्रैक्शन था, इसका परसेंटेज वैल्यू कितना हो गया, 50% हो गया, 50%। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में तोड़ना है तो फ्रैक्शन को 100 से गुना करके परसेंटेज का साइन लगा दो, सीधा सीधा परसेंटेज में परसेंटेज में आ जाएगा। तो 1/2 का परसेंटेज वैल्यू कितना हुआ, 50%। और मेरे भाई किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ना है तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ना है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये 50 है, 50 परसेंटेज का मतलब बटा का 100 होता है, तो इसको काट देगा तो 1/2 हो जाएगा। तो फाइनली 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 1/2 हो गया, 1/2, ठीक है मेरे भाई। लेकिन हम तुमको जो बता रहे हैं बेसिक परसेंटेज या फ्रैक्शन वैल्यू, ये तुमको डायरेक्ट याद रखना है, ये डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। जहां पर जरूरत पड़ेगा हमको निकालना पड़ेगा वो निकालेंगे, लेकिन हमको डायरेक्ट ये बेसिक परसेंटेज या फ्रैक्शन वैल्यू याद करना पड़ेगा, ठीक है।
तभी मैं बड़े बड़े डाटा में इसका इस्तेमाल कर पाऊंगा फ्रैक्शन टू परसेंटेज या परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालने में। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना। ये बेसिक डाटा को हमको ध्यान रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो 1/1 का परसेंटेज वैल्यू 100% होता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो सीधा उल्टा दोनों सही है। 1/1 का परसेंटेज वैल्यू अगर 100% होता है तो 100% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/1 का मतलब 1 होगा। ठीक है मेरे भाई, दोनों बात सही है ये। ठीक है, दोनों तरफ से याद रखना है। 1/2 का परसेंटेज वैल्यू 50% होता है तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होगा। इसी प्रकार से अगला है 1/3। 1/3 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई? 33.33% होता है। 33.33% होता है, 33.33% होता है। ठीक है मेरे भाई, 33.33% होता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका परसेंटेज वैल्यू होता है 33.33%। 33.33%। हमारी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना हमारी बात। 33.33%। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, यहां पे पॉइंट आ गया हुआ है पॉइंट, तो पॉइंट वाला जब भी तुम्हारा डाटा दिखेगा पॉइंट वाला, तो उसको पूर्णांक में भी तोड़ना पड़ेगा, पूर्णांक वाला फॉर्म भी याद रखना पड़ेगा। तो 33.33 का पूर्णांक वैल्यू क्या होता है? 33.1/3% होता है। 33.1/3% होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1/3 का परसेंटेज वैल्यू कितना हुआ? 33.33% या 33.1/3%, दोनों बात सेम है। ठीक है मेरे भाई, अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है? 1/3 का परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो 100 से गुना करके परसेंटेज का साइन निकाल लोगे ना। किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो 100 से गुना करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, तो फाइनली 100/3 ही तो हुआ। तो 100/3 को जब तुम भाग लगाओगे, 100 को 3 से भाग लगाओगे तो 3 तिहाई 9, 1 10 बचेगा, 3 तिहाई 9, 1 बचेगा। तो इसका फाइनली ऐसे पूर्णांक वाला वैल्यू क्या होगा? 33.1/3 हो जाएगा। अरे 100/3 का पूर्णांक वैल्यू कितना हो गया? 100/3 का पूर्णांक वैल्यू 1/33% हो गया। यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। और दशमलव वाला फॉर्म में अगर ले जाना है तो दशमलव वाला फॉर्म में ले जाना है तो आगे कैलकुलेशन करो, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो दशमलव पड़ेगा तो 0 हो जाएगा। 33 तिहाई 3, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 1 बनेगा, फिर 0 आएगा, फिर 3 तिहाई 9 आएगा। तो इस तरीके से दशमलव वाला फॉर्म बनता है। ठीक है, ठीक है। और मेरे भाई इसका पूर्णांक वाला फॉर्म भी हमको लिखना पड़ेगा। जिसका भी दशमलव वाला फॉर्म बनेगा उसका पूर्णांक वाला डाटा भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो 1/3 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 1/3 का परसेंटेज वैल्यू होता है 33.33% या 33.1/3%। मेरे भाई उल्टा बात करेगा तो 33.33% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है या 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू भी 1/3 होगा। ठीक है मेरे भाई, सीधा उल्टा दोनों ध्यान रखना है। 1/4 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 25% होता है। 25%। 1/4 का परसेंटेज वैल्यू 25% होता है तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होगा। इसी प्रकार से अगला 1/5 है। ध्यान सुनना मेरे भाई, ये 1/1 है, फिर 1/2 है, फिर 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है। इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। 1/5 का परसेंटेज वैल्यू होता है मेरे भाई 20%। 1/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 20% होता है। 20%। 1/5 का परसेंटेज वैल्यू 20% होता है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। दोनों तरफ से हमको ध्यान रखना है, दोनों तरफ से ध्यान रखना है मेरे भाई, ध्यान सुनना। अगला हमारा है 1/6। 1/6 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा? 16.66%। 16.66%। 1/6 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा? 16.66%। अब यहां दशमलव वाला फॉर्म आ गया तो इसको पूर्णांक में भी तोड़ देना, तो इसका जो परसेंटेज वैल्यू होगा वो 16.2/3% भी होगा। दोनों फॉर्म ध्यान रखना है, पूर्णांक वाला भी दशमलव वाला भी। 1/6 का परसेंटेज वैल्यू होता है 16.66% या फिर मेरे भाई 1/6 का परसेंटेज वैल्यू होता है 16.2/3%। ठीक है मेरे भाई, इसको उल्टा अगर करोगे तो क्या होगा? 16.66% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/6 या मेरे भाई 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/6। सीधा उल्टा दोनों याद रखना है, पूर्णांक दशमलव सब याद रखना है। ठीक है, चलो मेरे भाई 1/7 अगला आएगा। 1/7 1/7 का परसेंटेज वैल्यू कितना बनेगा बताना मेरे भाई? 14.28%। 14.28%। ठीक है, 14.28%। 1/7 का परसेंटेज वैल्यू होता है 14.28% या मेरे भाई 14.2/7%। 14.2/7%। ठीक है, ठीक है, 14.2/7%। दोनों तरीका से ध्यान रखना है। 1/7 का परसेंटेज वैल्यू 14.28% होता है या नहीं तो मेरे भाई 1/7 का परसेंटेज वैल्यू 14.2/7% होता है। ठीक है, ये हुआ सीधा। उल्टा भी याद रखना है, 14.28% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/7 होगा या नहीं तो मेरे भाई 14.2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/7 होगा। सीधा उल्टा सब याद रखना है। ठीक है, चलो मेरे भाई इससे अगला आता है 1/8। 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 12.5%।
एक बटा आठ का है ना परसेंटेज वैल्यू होता है 12.5%। यह 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/8 बनेगा, 1/8। ठीक है मेरे भाई, सीधा उल्टा दोनों याद रखना है। 1/9, 1/9 का परसेंटेज वैल्यू होता है, 1/9 का परसेंटेज वैल्यू होता है 11.11%। 11.11%, यहां दशमलव आ गया। ठीक है, तुमको फिर से पूर्णांक तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको पूर्णांक के फॉर्म में लिखेंगे तो 11.1/9% हो जाएगा, 11.1/9% हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 11.1/9% हो जाएगा। 1/9 का परसेंटेज वैल्यू 11.11% बोलो, या फिर 1/9 का परसेंटेज वैल्यू 11.1/9 बोलो। ठीक है मेरे भाई, दोनों बात सही है। ठीक है, दोनों तरीका से याद रखना पड़ेगा। या उल्टा बोलो मेरे भाई, 11.11% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 1/9, या 11.1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 1/9। ठीक है मेरे भाई, सीधा उल्टा तुमको सब ध्यान रखना है, सीधा उल्टा सब ध्यान रखना है। ध्यान सुनना मेरे भाई, अगला डाटा आएगा मेरा 1/10। 1/10 का परसेंटेज वैल्यू होता है मेरे भाई 10%। 1/10 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, 10%। ठीक है, 10%। इसके बाद एक आएगा मेरे भाई 1/11। ध्यान सुनना मेरे भाई, मैं इधर लगा देता हूं, इधर लगा देता हूं। ध्यान सुनना मेरे भाई, 1/10 हो गया। इसके बाद अगला आएगा 1/11। 1/11 का परसेंटेज वैल्यू होता है 9.09%। 9.09%, 9.09%। या मेरे भाई इसका जो पूर्णांक वाला वैल्यू दशमलव आ गया तो पूर्णांक भी आएगा, 9.1/11%। 9.1/11%, 9.1/11%। ठीक है मेरे भाई, 9.1/11%। ठीक है, चलो मेरे भाई, इसके बाद अगला वैल्यू आएगा 1/12। 1/12 का परसेंटेज वैल्यू होता है मेरे भाई 8.33%। 8.33%, 1/12 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 8.33%। ठीक है, और मेरे भाई यहां दशमलव आ गया तो इसका पूर्णांक वाला फॉर्म भी याद रखना पड़ेगा। ये होगा 8.1/3%। इसका जो पूर्णांक वाला फॉर्म होगा वो 8.1/3% होगा। इसका मतलब 1/12 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो गया, 8.33%। या मेरे भाई 1/12 का जो परसेंटेज वैल्यू होगा वो 8.1/3% होगा। ये हुआ सीधा उल्टा। 8.33% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/12 होगा। या मेरे भाई 8.1/3 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो कितना होगा, 1/12 होगा। ठीक है, सीधा उल्टा सब याद रखना है। ठीक है, 1/13 का इस्तेमाल होता नहीं है, 1/14 का इस्तेमाल होता है। तो 1/14 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1/14 1/7 का आधा होता है। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 7.14%। 7.14%। ठीक है मेरे भाई, 1/7 का आधा कर दो तो 1/7 का परसेंटेज वैल्यू होता है 14.28। इसका आधा करोगे तो 7.14% हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये 1/14 का परसेंटेज वैल्यू है। अगर मैं इसका पूर्णांक तोड़ूं तो कितना हो जाएगा, इसका पूर्णांक वाला वैल्यू तोड़ूंगा तो 7.1/7% आ जाएगा। 7.1/7% आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, हमारा बात समझ गया। चलो इसके बाद अगर मैं उल्टा इसको करूं तो 1/14 का परसेंटेज वैल्यू होता है 7.14% या 7.1/7%। ठीक है, उल्टा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 7.14% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो कितना बनेगा, 1/14 बनेगा। या नहीं तो 7.1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना बनेगा, 1/14 बनेगा, 1/14। इसके बाद अगला आएगा मेरे भाई 1/15। 1/15, 1/15 कितना होता है बताना मेरे भाई, 1/15 होता है 6.66%। 6.66%, 6.66%। और इसका पूर्णांक वाला वैल्यू कितना होगा, 6.2/3%। 6.2/3%। ठीक है मेरे भाई, 1/15 का परसेंटेज वैल्यू होता है 6.66%। ठीक है, या फिर पूर्णांक के फॉर्म में 1/15 का परसेंटेज वैल्यू होगा 6.2/3%। अगर मैं उल्टा बात करूं तो 6.66% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/15। या नहीं तो मेरे भाई 6.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/15 होगा। तुमको सीधा उल्टा दोनों याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आएगा मेरे भाई 1/16। 1/16, 1/16 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो होता है 6.25%। 6.25%, या पूर्णांक में तोड़ू तो 6.1/4% होता है। 6.1/4% होता है। 1/16 का परसेंटेज वैल्यू होता है 6.25%। या मेरे भाई 1/16 का परसेंटेज वैल्यू पूर्णांक में होता है 6.1/4%। अगर मैं उल्टा बात करूं तो 6.25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 1/16 होगा। या मेरे भाई 6.1/4% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 1/16 होगा। सीधा उल्टा सभी याद रखना है। ठीक है,
1/16 के बाद अगला आएगा 17 इंपोर्टेंट नहीं, 18 इंपोर्टेंट नहीं होता है, ठीक है, 18 भी ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है। 1/20 आएगा, 1/20। 1/20 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा मेरे भाई? 5% होगा, 5%। 1/20 आएगा, 1/20, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। चलो एक दो डाटा और इंपोर्टेंट है जिसको मैं लिख देता हूं, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं इसको अलग से लिख देता हूं, ठीक है। चलो मेरे भाई 1/20 हो गया, 1/20 हो गया। इसके बाद अगला आएगा मेरे भाई 1/24, 1/24। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 1/24, 1/24 इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 4.16%, 4.16%। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 4.16%। 1/24 का परसेंटेज वैल्यू होता है 4.16%, ठीक है। और इसको मैं पूर्णांक में तोड़ूंगा तो 4.1/6% हो जाएगा, 4.1/6% हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। ये हुआ मेरे भाई 1/24 का, ये हुआ 1/24 का। मैं इसको अलग से घेरा लगा देता हूं, जो मेन हमारा बेसिक है उसको खाली हमको देखना है। 1/24 का परसेंटेज वैल्यू 4.16%, या मेरे भाई 1/24 का परसेंटेज वैल्यू 4.1/6%, या उल्टा बात करूं तो 4.16% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/24, या उल्टा बात करूं तो 4.1/6% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/24, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। चलो मेरे भाई अगला आएगा 1/25, 1/25। तो 1/25 का परसेंटेज वैल्यू होता है 4%, एकदम इजी है। 1/25 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? 4% होगा, 4%, 4% होगा, 4%, ठीक है मेरे भाई। या उल्टा बात करोगे, उल्टा बात करोगे तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/25 हो जाएगा। सीधा उल्टा दोनों ध्यान रखना है, सीधा उल्टा दोनों ध्यान रखना है। इसके बाद अगला आएगा 1/30, 1/30। तो 1/30 का परसेंटेज वैल्यू होता है 3.33%, 3.33%, ठीक है मेरे भाई। या पूर्णांक में बात करो तो 3.1/3% होता है, 3.1/3%। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये मैं किसका लिखा हूं बताना, ये मैं किसका लिखा हूं बताना। ये 1/3 का परसेंटेज वैल्यू है। 1/3 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? 3.33% बोलो, या 3.1/3% बोलो। अगर मैं उल्टा बात करूं तो 3.33% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/3 होगा, या 3.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/30 होगा, 1/30 होगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। एक और हमारा लास्ट है, एक और हमारा लास्ट है, वो है 1/40। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। 1/40 कितना होता है? 2.5% होता है, 2.5%। 1/40 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 2.5% होता है, 2.5%। 1/40 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 2.5% होता है, 2.5%। या उल्टा बात करूं तो 2.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/40 होगा, 1/40, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो इतना डाटा तुमको ध्यान रखना है, इतना डाटा तुमको ध्यान रखना है, ठीक है मेरे भाई, इतना डाटा तुमको ध्यान रखना है। ये बेसिक डाटा है, बेसिक परसेंटेज से फ्रैक्शन में, परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने का ये बेसिक डाटा है, बेसिक डाटा, बेसिक वैल्यू है, बेसिक वैल्यू, ठीक है। इसका इस्तेमाल करके मैं बड़ा से बड़ा डाटा का फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। लेकिन ये बेसिक डाटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इतना बात समझ गया। तुमको सीधा उल्टा सभी याद रखना है। सीधा क्या होता है, उल्टा क्या होता है। जैसे मेरे भाई 1/2 का परसेंटेज वैल्यू 50%, 1/2 का परसेंटेज वैल्यू 50%, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। सीधा उल्टा सभी याद रखना है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तभी मैं बड़े बड़े डाटा का सीधा सीधा फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा, या फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा, या फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा। तो इन सभी बेसिक डाटा का इस्तेमाल हमको करना पड़ेगा, इन सभी बेसिक डाटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। तो तुमको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। धीरे धीरे जैसे मैं प्रैक्टिस करूंगा क्वेश्चन का, वैसे वैसे तुमको भी याद होता चला जाएगा, ठीक है। तो उसका टेंशन लेना नहीं, बस ये बेसिक परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है। अगर हमको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना हो या फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना हो तो उसका ये बेसिक है ना, बेसिक वैल्यू है, बेसिक, ठीक है मेरे भाई। ये बेसिक वैल्यू को ध्यान रखना है, ये बेसिक परसेंटेज या फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको हमको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगला क्लास हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। इससे आगे हम अगले क्लास में करेंगे, और इससे आगे हम तुमको हम कॉम्प्लिकेटेड जो हमारा डाटा है, जैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है कॉम्प्लिकेटेड डाटा वो करना सीखेंगे, या फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना हो कॉम्प्लिकेटेड डाटा, ठीक है, वो करना सीखेंगे, ठीक है। और कॉम्प्लिकेटेड डाटा जब होगा जिसको फ्रैक्शन टू परसेंटेज में ले जाना है या फिर परसेंटेज टू फ्रैक्शन में ले जाना है, तो उस कॉम्प्लिकेटेड डाटा को सॉल्व करने के लिए
कॉम्प्लिकेटेड डाटा को सॉल्व करने के लिए ये बेसिक डाटा का इस्तेमाल हमको करना पड़ेगा। ये बेसिक डाटा का नॉलेज हमको होना चाहिए, बेसिक डाटा हमको याद होना चाहिए। ये बेसिक डाटा क्या है? ये बेसिक डाटा किसका है? सर ये बेसिक डाटा जो है वो फ्रैक्शन टू परसेंटेज में है ना, फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कन्वर्ट करने का ये बेसिक डाटा है, या फिर उल्टा बोल दो तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का ये बेसिक डाटा है। ठीक है मेरे भाई, ये दोनों का डाटा है, ये दोनों का डाटा, ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन भी दे रहा है, ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज भी दे रहा है, लेकिन परसेंट टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है मेरे भाई, ये दोनों डाटा, ये दोनों बेसिक डाटा, ये पूरा डाटा दे रहा है। ठीक है, उसका ये बेसिक डाटा, ये बेसिक डाटा का इस्तेमाल करके ही हम बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। परसेंटेज में कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमको परसेंटेज से है ना, परसेंटेज वाला डाटा को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, और मेरे भाई फ्रैक्शन वाला डाटा को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, और इसको कन्वर्ट करने के लिए हमको ये बेसिक डाटा आना चाहिए, ये बेसिक डाटा हमको आना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, ये बेसिक डाटा का वैल्यू हमको पता रहेगा तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड डाटा होगा जो परसेंटेज में फ्रैक्शन में ले जाना होगा तब, या फ्रैक्शन टू परसेंटेज में लाना होगा तब इजी वे में आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो अगला क्लास में हम वही सीखेंगे। ठीक है, अगला क्लास में हम वही सीखेंगे कि कैसे हम लोग जो हमारा कॉम्प्लिकेटेड डाटा है, कोई फ्रैक्शन रहेगा तो उसको कैसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, या फिर जो कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे इन बेसिक डाटा की मदद से। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।